हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन वेरी फेवरेट चैनल ऑफ न्यू लाइट नीट। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया नीट टेस्ट और आज इसका 9th टेस्ट था। आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नोबल कॉज को पूरा करने के लिए सेशन स्टार्ट करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100 फर्स्ट आपके सामने, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर गाइनोशियम। यहाँ पर इनकरेक्ट आपको बताना है। तो बाइकार्पेलरी क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी में बाइकार्पेलरी कंडीशन होती है, सही है। सिंक कार्पस होता है, कार्पस फ्यूज्ड है। और ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर। और यहाँ पे प्लेसेंटेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्लेसेंटेशन होता है पैराइटल। यूनिलोकुलर होगा, बाद में इसमें फॉल सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे रेप्लम बाइलोकुलर हो जाती है। मोनोकार्पेलरी कंडीशन माइमोसॉइडी। माइमोसॉइडी क्या है, ये लेगुमिनोसी में सब फैमिली है। माइमोसॉइडी, सीजल प्रोनाइडी, फेबेसी। तो माइमोसॉइडी में मोनोकार्पेलरी कंडीशन है, सही है। ओवरी यहाँ पर सुपीरियर होती है और प्लेसेंटेशन यहाँ पर कैसा होता है, मार्जिनल। इसके बाद बाइकार्पेलरी कंडीशन, बाइकार्पेलरी कंडीशन कंपोजिटी दिया हुआ है। तो कंपोजिटी में भी बाइकार्पेलरी है, सिंक कार्पस है, लेकिन ओवरी यहाँ पर कैसी होती है, इंफीरियर होती है। इनफैक्ट कंपोजिटी जितने भी हमारे फैमिलीज हैं सिलेबस में एनटीए के, उसमें से कंपोजिटी ही जो होगी वो इंफीरियर ओवरी है। रे फ्लोरेट्स भी यहाँ पर इंफीरियर ओवरी कैरी करते हैं और डिस्क फ्लोरेट्स भी। तो बाइकार्पेलरी कंपोजिटी, और यहाँ पर प्रेजेंटेशन कैसा होगा, बेसल प्रेजेंटेशन। इसके बाद ओनली बाइकार्पेलरी पोएसी। तो पोएसी का ही दूसरा नाम क्या है, ग्रामिनी। मोनोकॉट्स की फैमिली है ये। बाइकार्पेलरी, तो यहाँ पर भी मोनोकार्पेलरी कंडीशन है, ओवरी सुपीरियर है और प्रेजेंटेशन होता है बेसल। तो ये इनकरेक्ट कौन सा हुआ, 101st का फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102nd। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर करेक्ट मैच आपको बताना है। सार्गासम, सार्गासम किसका मेंबर है, फियोफाइसी का, ब्राउन एल्गी। और यहाँ पर पायरिफॉर्म गैमेट, या इसी को बोलते हैं पियर शेप्ड। पायरिफॉर्म या पियर शेप्ड गैमेट होता है। लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, फ्लैजिला कैसे होते हैं, लेटरली अटैच्ड हैं और ये अनइक्वल होते हैं। इसके बाद वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स क्या है, कॉलोनियल एल्गी है, सही है, सामने मैचिंग दी हुई है। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये रेड एल्गी के एग्जांपल्स हैं। रेड एल्गी, वॉलवॉक्स क्या था, ग्रीन एल्गी था, ये कॉलोनियल होता है। ये रेड एल्गी, और ये नॉन मोटाइल गैमेट्स, ये भी सही दिया हुआ है। यहाँ पर इनफैक्ट मोटाइल स्टेज एब्सेंट रेड एल्गी में। लैमिनेरिया, लैमिनेरिया क्या है, ये ब्राउन एल्गी, और यहाँ पर क्लोरोफिल ए और सी, फ्यूकोजैंथिन, जिसकी वजह से ब्राउन कलर होगा। ये पिगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ए इज फर्स्ट, बी इज सेकंड, सी इज थर्ड एंड डी इज फोर्थ। मैचिंग जो है एकदम सामने है, तो 102nd का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103rd। 103rd में देखें तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। ग्राउंड टिश्यू, मोनोकॉट स्टेम। तो यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू कॉन्स्पिक्यूअस है, स्पष्ट है। और ये किसका बना हुआ है, पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमा सेल्स का। पैरेनकाइमेटस कॉन्स्पिक्यूअस ग्राउंड टिश्यू। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, बंडल शीट से सराउंडेड होते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। इसके बाद मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, मोनोकॉट रूट। तो ये भी सही है, पॉलीआर्क कंडीशन बोलते हैं इसको। रेडियल और एक्सार्क कंडीशन, ये सब किस में है, रूट्स में। तो पॉलीआर्क किस में होगी, ये मोनोकॉट रूट में। रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स, ये लीफ में नहीं होते हैं, ये किस में होंगे, ये रूट्स में होते हैं। लीफ में कैसा है, कंजॉइंट क्लोज्ड। तो 103rd का इनकरेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NaA। तो ये होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड।
और ये कैसा है, सिंथेटिक ऑक्सिन, ये सिंथेटिक ऑक्सिन। ऑक्सिन्स के एग्जाम्पल अगर देखे जाए तो एक और है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये दोनों जो है सिंथेटिक ऑक्सिन्स है। इसके अलावा इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ये नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स है। तो यहाँ पर नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, सेकंड ऑप्शन, 104 is second. Now we move to another question, question number 105th. 105th में क्या है, नेम ऑफ स्लीडन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विद। तो स्लीडन, मैथियस स्लीडन एंड थियोडोर स्वान, 1838 एंड 1839। और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने प्रपोज की थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ cells and their products, cells और या फिर उनके प्रोडक्ट्स से, cells and their products, cells और प्रोडक्ट्स से मिलकर के बने हुए हैं। थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज, थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज क्या है, इसी सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन है ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी, इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, सेल लाइनेज थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, सेल से ही सेल की ओरिजिन हुई है। थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज। प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये किसने कहा था, ये हक्सले ने। और न्यूक्लियस फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, तो यहाँ पर न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, स्लीडन एंड स्वान, दे आर एसोसिएटेड विद सेल थ्योरी। 105 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। और ये मॉडिफिकेशन किसने किया था, ये रडल्फ विर्को ने। ईयर क्या था, 1855। इन्होंने सेल की ओरिजिन को बताया था। ये जो थे स्लीडन एंड स्वान, ये सेल की ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो 105 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। 106 में क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन बिटवीन 70s एंड 80s राइबोसोम। तो राइबोसोम्स दो तरीके के हैं, 70s जो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट के सेल ऑर्गेनेल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो 70s में कौन से दो सब यूनिट्स हैं, 30s एंड 50s। इसके अलावा दूसरा है 80s जो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इसमें कितने सब यूनिट्स, 40s और 60s, ये दो सब यूनिट्स हैं। इन बोथ लार्जर यूनिट आर सेम, लार्जर यूनिट सेम नहीं है, अलग है। इन बोथ स्मॉलर यूनिट आर सेम, ये भी अलग अलग हैं। इन बोथ लार्जर यूनिट आर डिफरेंट, ये सही है। बोथ आर प्रेजेंट इन ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा क्या है, ये यूकैरियोटिक फ्लाइलेटेड प्रोटोजोअन। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस, इसका वेक्टर होता है सीसी फ्लाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी और डी। यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक में जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें 70s भी होता है और सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा 80s। तो सी और डी यहाँ पर करेक्ट है, थर्ड। 106। Now 106 after this question 107. Which of the following is not a characteristic of prokaryotic cell? इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल का? मीजोसोम्स ये प्रेजेंट है, ये इन्वेजिनेशंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ही। सर्कुलर डीएनए है, ये भी सही है, सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगी, ये भी सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशंस होते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होता है ये सेल ऑर्गेनेल, ये किस में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में। एनिमल्स में होता है ये यूजुअली लाइसोसोम्स। और ये यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट। तो 107 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ।
Now we move to another question. The plastids are classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast on the basis of. तो क्लोरोप्लास्ट मतलब यहाँ पर ग्रीन कलर होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी। क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड पिगमेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट ये वाइट। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये तीन तरीके के, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं ये स्टार्च का स्टोरेज, इलायोप्लास्ट जो होते हैं ये ऑयल एंड फैट्स का स्टोरेज, और एल्यूरोप्लास्ट ये प्रोटीन्स के स्टोरेज के लिए। यहाँ पिगमेंट्स नहीं होंगे। तो ये किसके बेसिस पर हुआ, ये टाइप ऑफ पिगमेंट्स के बेसिस पर। तो 108 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। 109 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो ये डायग्राम किसका है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स भी क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो ये दोनों ही नहीं है यहाँ पर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों गलत हो गए। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड गोल्गी कॉम्प्लेक्स फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, ये होते हैं पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनके फंक्शंस कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं इस वजह से। फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, प्रोटिस्टा के मेंबर्स में भी प्रेजेंट होगा, जो भी यूकैरियोट्स हैं वहां पर प्रेजेंट होगा ये। तो यहाँ पर करेक्ट क्या पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द डायग्राम। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये यहाँ पर गलत हो गया, ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिखा हुआ है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सही है। तो सी एंड ई फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। विच इज और आर ए टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स जो होते हैं ये दो हैं, एक है एब्सिसिक एसिड और दूसरा है एथिलीन। एथिलीन जो होता है ये प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर भी है और इनिबिटर भी है, हालांकि लार्जली ये इनिबिटर है। तो ये दोनों ही एक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एब्सिसिक एसिड की। एब्सिसिक एसिड क्या रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है एब्सिजन एंड डॉर्मेंसी को, रेगुलेट्स एब्सिजन एंड डॉर्मेंसी, जो सुसुप्त अवस्था है, स्लीपिंग स्टेट, डॉर्मेंसी को। तो इसी वजह से इसके नाम जो हैं ये डॉर्मिन, एब्सिजन 2 और इनिबिटर बी, इनिबिटर है इसलिए। और ये सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग इसको इंडिपेंडेंटली ये नाम दिए थे, बट बाद में पाया गया कि एक ही केमिकल के बारे में बात हो रही है, तो इसको बाद में ये एब्सिसिक एसिड। तो 110 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। ये सारे किसके हैं, ये एब्सिसिक एसिड के नाम है जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए। तो 110 का राइट आंसर फोर्थ। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 111। 111 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विल नॉट बी सीन इन सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स। कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो देखे नहीं जाएंगे सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर, राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में भी प्रेजेंट है, 70 ईयर्स 80 ईयर्स। सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होता है ये 9+0 अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और ये सिर्फ एनिमल सेल में, मोस्टली ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर विल नॉट बी सीन इन सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेंट्रियोल। 111 is second. Now we move to another question, question number 112. Given below are two statements. Statement 1, in frog the ear is an organ of hearing as well as balancing. Hearing में भी हेल्प करता है as well as balancing भी। एक्सटर्नल ईयर यहाँ पर एब्सेंट है, टिम्पैनम यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ईयर को, और इसके बाद यहाँ पर मिडिल ईयर और फिर इंटरनल ईयर। और इंटरनल ईयर में यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, बैलेंसिंग में हेल्प करेंगी, यूट्रिकुलस और सेक्युलस है, ये भी बैलेंसिंग के लिए।
और इसके अलावा यहाँ पर कॉक्लिया जो हियरिंग से रिलेटेड है, तो बैलेंसिंग भी है और एज वेल एज हियरिंग भी। ठीक है। इन फीमेल फ्रॉग ओविडक्ट एंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनाल। फीमेल फ्रॉग में ओविडक्ट और किडनी का कोई फंक्शनल एसोसिएशन नहीं है, फंक्शनली दे आर नॉट कनेक्टेड। बिडर्स कैनाल में कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टेस्टिस जो होगा, इसकी वासा फ्रेंशिया जा करके यहाँ पर खुलती है। तो ओविडक्ट फीमेल फ्रॉग के लिए गलत दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 112 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 113 में व्हाट इज स्लाइम लेयर इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जो सेल एनवलप है उसमें 3 है, ग्लाइकोकैलिक्स, और ग्लाइकोकैलिक्स के बाद यहाँ पर सेल वॉल और यहाँ पर फिर नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है 2 फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर थिक एंड टफ है तो इसको कैप्सूल बोलते हैं, और अगर लूज शीट के फॉर्म में है तो इसे स्लाइम लेयर। तो यहाँ पर बात हो रही है स्लाइम लेयर की, तो ये क्या है, टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ग्लाइकोकैलिक्स में टाइप है ये। क्वेश्चन नंबर 114, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। मियोसिस सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, माइटोसिस सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोफेज 2 रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज्ड, सेल प्लेट स्फैग्नम साइकस। तो सेल प्लेट मेथड होता है साइटोकाइनेसिस का, और ये किस में होता है, ये प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में क्यों होता है, क्योंकि सेल वॉल रिजिड होगी। तो यहाँ पर सेल प्लेट, और इसके बाद ये एक्सटेंड करती है पेरिफेरल डायरेक्शन में, मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद प्रोफेज 2, प्रोफेज 2 रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज का यूज किस में होता है, पैकेटीन स्टेज में, क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करेगा। और ये प्रोफेज 2 नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पैकेटीन किस में होगा, प्रोफेज 1 में। तो प्रोफेज 1 होना चाहिए था, तो इनकरेक्ट हुआ ये। माइटोसिस में सिंगल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन सही दिया है, और मियोसिस में भी सही दिया हुआ है। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। तो कैथरीन इसाऊ के बारे में। कैथरीन इसाऊ स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी एंड रिसीव्ड हर डॉक्टरेट इन 1931 इन यूनाइटेड स्टेट्स। सही है ये स्टेटमेंट। कैथरीन इसाऊ रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशन, तो ये पब्लिकेशन इनका क्या था, प्लांट एनाटॉमी, और एक और बुक लिखी थी इन्होंने। प्लांट एनाटॉमी कब था, 1954 में, और दूसरी थी एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, ये कब था, ये 1960 में। तो कैथरीन ये किससे रिलेटेड है, किस फील्ड से, एनाटॉमी फील्ड से रिलेटेड है, फीमेल साइंटिस्ट है। रिपोर्टेड इन एन अर्ली पब्लिकेशन द कर्ली टॉप वायरस, ये इसके बारे में भी बताया था। कर्ली टॉप वायरस प्लांट में स्प्रेड करता है किस टिश्यू से, फूड कंडक्टिंग टिश्यू जो है फ्लोएम। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, 1 एंड 2। तो स्टेटमेंट 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। फोर्थ 115। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट फॉर मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो फ्रॉग यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, सही है। मेल हो या फीमेल हो, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को, एक्सटर्नल ईयर जो ईयर पिन हम लोगों में, ये एब्सेंट है। बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल ये पार्ट ऑफ किडनी, टेस्टिस, सॉरी टेस्टिस से किस में आएगा, स्पम्स वासा फ्रेंशिया में, वासा फ्रेंशिया से किस में, किडनी में, किडनी में किस में, बिडर्स कैनाल में, और बिडर्स कैनाल से किस में आएंगे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट से फिर ये किस में जाएगा, क्लोएका में। तो ये बिडर्स कैनाल पार्ट ऑफ किडनी, ये भी सही है। मीजोर्कियम, मीजोर्कियम क्या है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो टेस्टिस को कवर किया होगा, किडनी से कनेक्ट कर रहा होगा, एब्डोमिन से भी, एब्डोमिनल वॉल से भी कनेक्ट करेगा, मीजोर्कियम।
और टेस्टिस 1 पेयर है। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट मैचिंग सही दी हुई हैं, तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड 116। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर फ्रॉग रॉग। फ्रॉग के लिए तो काइम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, स्टमक में ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा काइम बोलेंगे, और ये फिर किस में आता है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में आएगा, और ड्यूडेनम में और क्या खुलता है, तो ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स, इनके भी सिक्रीशंस आते हैं, और इसके अलावा बाइल भी आएगा। इंटेस्टाइन फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस, ये भी सही है। बाइल इमल्सिफिकेशन में फैट में हेल्प करेगा, बाइल में नो एंजाइम इज प्रेजेंट बट स्टिल ये यूजफुल है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन करके। बाइल सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर, तो ये गॉल ब्लैडर में सिंथेसाइज नहीं, सिंथेसाइज कहाँ पर होता है, लिवर में। गॉल ब्लैडर में क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, वाटर अब्जॉर्ब किया जाएगा, सिक्रेटेड होता है। तो इनकरेक्ट पूछा गया था, 117 का इनकरेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। इफ एन ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 48, नंबर अगर 48 दिए हुए, देन ड्यूरिंग सेल साइकिल व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 S एंड G2 फेज रिस्पेक्टिवली। तो अगर 48 है और ये मान लीजिए ये सोमैटिक सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 2n नंबर हो गया। तो G1 में ये कितना रहेगा, G1 में भी ये 2n ही रहता है। S फेज में क्रोमोसोम नंबर नहीं, यहाँ पर डीएनए कंटेंट चेंज हो जाता है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, 4C हो जाएगा। डीएनए कंटेंट यहाँ पर 4C, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम। और G2 में भी प्लॉइडी विल रिमेन सेम, डीएनए कंटेंट 4C का 4C ही रहता है। तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम है, तो 48 का 48 ही रहेगा। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 119 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी, ओवरी सिचुएटेड नियर किडनी एंड फंक्शनली कनेक्टेड टू किडनीज। ठीक है, ओवरी कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, ओवरी सिचुएटेड नियर किडनी एंड फंक्शनली कनेक्टेड, इसके बीच में फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। ओविडक्ट्स जो होते हैं वो सेपरेटली ओपन होते हैं क्लोएका में। पेयर ऑफ ओविडक्ट्स ओपन इन टू क्लोएका सेपरेटली, यहाँ तक सही था। बट मैच्योर फीमेल लेज 2500 टू 3000 एग, 25 टू 30,000 गलत दिया हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था 2.5K, 2500 से 3000, तो ये भी गलत हो गया। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन वाटर, ये सही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लार्वा के थ्रू डेवलपमेंट होता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द लार्वल स्टेज टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू बिकम एडल्ट, ये भी सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ओनली C एंड D। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर दिया हुआ है, और ये रेगुलर या इरेगुलर, तो ये कौन सा है, ये इरेगुलर। फाइबर्स जो हैं ये रैंडमली अरेंज्ड हैं पैरेलल। तो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ये सही है, टाइप ऑफ न्यूरल टिश्यू गलत है, टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू गलत है। प्रेजेंट इन द स्किन, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है, स्किन में प्रेजेंट है। डेंस रेगुलर का लिगामेंट्स और टेंडन्स। इट हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली इलास्टिन, ये गलत दिया हुआ है, इलास्टिन नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। अगर होल बायोस्फीयर में पूछा जाएगा तो रुबिस्को। तो यहाँ पर राइट आंसर हुआ A एंड D, करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए थे, तो 120 का राइट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121।
121 में हाउ मेनी आर द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉकरोच, तो कॉकरोच के रिस्पेक्ट में कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स, एक्सोस्केलेटन में हार्डेंड प्लेट्स हैं जिनको स्क्लेराइड्स कहते हैं। बॉडी इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, बॉडी सेगमेंटेड है और डिविजिबल है 3 रीजन्स में, ये भी सही है। 3 रीजन्स कौन से हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। और हेड में कितने, एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 सेगमेंट्स होते हैं, थोरैक्स में 3, एब्डोमेन में 11, और एडल्ट में कितना है, 1, 3 और यहाँ पर 10, तो ये सही है। मैक्सिला इज ए माउथ पार्ट, ये भी सही है। मैंडिबल, मैक्सिला, लैब्रम, लेबियम, ये सब क्या है, ये माउथ पार्ट्स हैं कॉकरोच के। और माउथ पार्ट टाइप क्या है, ये तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, बाइटिंग एंड च्यूइंग। और मैक्सिला में ही मैक्सिलरी पैल्प सेंसरी स्ट्रक्चर जो है माउथ पार्ट से एसोसिएटेड वो प्रेजेंट होता है। सेवेंथ स्टर्नम ऑफ फीमेल कॉकरोचेस बोर्ड शेप, सेवेंथ स्टर्नम कैसा होता है, बोर्ड शेप है, ये भी सही है। 8th और 9th को कवर किया रहता है और 8th और 9th के साथ मिल करके ये बताता है ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच, ब्रूड पाउच और जेनाइटल पाउच बनाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बॉडीज स्क्लेराइड सब सही है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, 121 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। 122 में क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। C4 प्लांट, C4 प्लांट में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का होता है, इसीलिए इन्हें C4 प्लांट्स बोलते हैं। प्रोडक्ट का नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये मेज में है, शुगर केन में है, सॉर्गम में है, एमरैंथस वगैरह भी है। फॉस्फोग्लाइकोलेट ये फोटो रेस्पिरेशन में बनता है और फॉस्फोग्लाइकोलेट में 2 कार्बन होते हैं, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी बोला जाता है। RUBP राइबुलोज 15 बिसफॉस्फेट, ये पहला केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होगा, प्रोडक्ट बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये भी सही है यहाँ पर। तो आंसर होगा यहाँ पर करेक्ट, पूछा गया 122 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। 123 में क्या, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव वेल डेवलप्ड डक्ट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ये डक्टलेस ग्लैंड है, इनके जो सिक्रीशंस होते हैं वो ब्लड में पहुंचेंगे, और ब्लड से पहले किस में आते हैं, तो ये टिश्यू फ्लूइड में। सलाइवरी ग्लैंड आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स कैसी हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, इनके सिक्रीशंस जो होंगे सलाइवा। मिल्क एंड ऑयल आर द एंडोक्राइन सिक्रीशन, ये एंडोक्राइन नहीं, ये एक्सोक्राइन है। मेमरी ग्लैंड क्या है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और ऑयल ग्लैंड ये सब भी एक्सोक्राइन। क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम एक्ट्स एज ग्लैंड, ये भी सही है। क्यूबॉइडल ग्लैंड सेल्स भी जो होती हैं वो भी ग्लैंडुलर हो सकती है मॉडिफिकेशन में, और कॉलमनर सेल्स भी। कॉलमनर, ग्लैंडुलर कॉलमनर की अगर बात की जाए और ग्लैंडुलर कॉलमनर के साथ ब्रश बॉर्डर्ड की बात की जाए, अगर ग्लैंडुलर कॉलमनर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम अगर पूछा जाए तो ये कहाँ होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अगर पूछा जाए कॉलमनर क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर, तो ये कहाँ है, ये स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर, रॉन्ग पूछा गया, रॉन्ग ए एंड सी, ये सही है, ए एंड सी थर्ड। आफ्टर 123 now we move to another question, question number 124। राइबुलोज 15 बेस फॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर एंजाइम पूछा गया, तो एंजाइम होगा यहाँ पर रुबिस्को। कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों तरीके से काम कर सकता है, डुअल एक्शन एंजाइम है। ऑक्सीजनेज की तरह जब काम करेगा तो ऑक्सीजन कंबाइन करेगी 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 1 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ये 2 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का।
तो रिएक्शन में एक्स पूछा गया है, एक्स क्या होगा यहाँ पर, ये रुबिस्को। पेपकेस जो होता है ये C4 साइकिल में प्राइमरी जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्ट की जाएगी, तो वहाँ पर एंजाइम होता है पेपकेस, और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये मीजोफिल सेल्स में। प्रोडक्ट बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसके बाद हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की बात की जाए तो यहाँ पर ग्लूकोज से जब रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तब यहाँ पर हेक्सोकाइनेज। और फ्रक्टोज से जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा, तब आएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कॉज व्हाट इफेक्ट ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कंपटीशन होगा किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, किसके लिए, सेम एक्टिव साइट के लिए, उसी को बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो डिक्रीज द Km वैल्यू, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax जो होता है वो सेम रहता है, सेम Vmax इज अचीव्ड अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया जाए। Km वैल्यू क्या होती है, Km वैल्यू इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच हाफ ऑफ द Vmax इज अचीव्ड। Vmax यहाँ पर ये Vmax हो गया, तो हाफ ऑफ द Vmax वेलोसिटी का आधा ये अचीव हो जाएगा, तो इसको बोला जाएगा Km वैल्यू। ये इसी को बोलते हैं मिकेलिस कांस्टेंट, मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर Km वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सेम नहीं रहेगी, ये क्या होगी, ये इंक्रीज कर जाएगी। हाफ ऑफ द Vmax जो अब अचीव होगा, ये ज़्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर अचीव होगा। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट फिर क्या करेगा, इनहिबिटर की जगह खुद बाइंड करेगा, Vmax सेम अचीव हो जाएगा। तो डिक्रीजेज द Km वैल्यू, ये गलत हो गया। नो इफेक्ट ऑन द Km वैल्यू, ये भी गलत हो गया। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट्स रिवर्सिबली, ये सही है, ये रिवर्सिबली रिएक्ट करता है। इनहिबिट जो सबस्ट्रेट है, अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा और सेम Vmax अचीव होगा। तो रिवर्सिबिलिटी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अगर फीचर्स नोट किए जाएं तो रिवर्सिबिलिटी फीचर है इसका, Km वैल्यू जो होगी इंक्रीज कर जाएगी, ये फीचर है, और Vmax जो होगी वो सेम रहती है, Vmax रिमेन्स सेम। तो ये फीचर्स हो गए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के। नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है, फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा बट नो इफेक्ट ऑन ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन पे कोई इफेक्ट नहीं। सबस्ट्रेट एक बार अगर बाइंड कर गया तो फिर उसको उसके रेट को अफेक्ट नहीं करेगा बाइंडिंग को। तो C एंड D यहाँ पर करेक्ट है, A और B इनकरेक्ट। 125, so C and D. Now we move to another question. When carbon dioxide is added to phosphoenol pyruvate, the first stable product synthesized is। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से, पहला स्टेबल प्रोडक्ट, तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जब कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करेगा तो यहाँ पर बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, और ये फिर ट्रांसपोर्ट होकर के पहुँचता है कि इसमें थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा मीजोफिल सेल से आ जाता है ये बंडल शीथ सेल में। तो यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट जो बना वो कौन सा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरेट जो बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये C3। पायरुवेट जो बनता है पायरुविक एसिड, ये ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। और 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये क्लीवेज प्रोडक्ट्स जो ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज द राइट आंसर। 126 इज सेकंड। Below is a chemical which is found in biological systems. Can you tell in which organism it is found? तो ये कौन सा दिया हुआ है, ये यूरेसिल है और सिंगल रिंग है, पिरिमिडीन बेस हुआ, और ये कैसा होता है, हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी इस रिंग में प्रेजेंट है, तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया। और इसका नाम क्या होगा, तो 2,4-डाईऑक्सी
पिरिमिडीन, ये पिरिमिडीन का डेरिवेटिव है, पिरिमिडीन से डिराइव होता है, तो 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन। और अगर यहाँ पर मेथिल ग्रुप आ जाए तब ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं थाइमीन। अगर मेथिल ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा तब ये बन जाता है थाइमीन। तो थाइमीन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसी वजह से डीएनए जो होता है कम रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू आरएनए। और ये किस में, यूरेसिल आरएनए वगैरह में प्रेजेंट है, तो इस जितने भी यू कैरियर्स होंगे या प्रो कैरियर्स, स्ट्रेप्टोकोकस, नॉस्टॉक, अगैरिकस, ह्यूमंस, क्योंकि सभी में आरएनए तो प्रेजेंट हो गई, तो ए बी सी एंड डी ये सभी में प्रेजेंट है। 127 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, अमाइनो एसिड इन एसिडिक सोल्यूशन विल फॉर्म। तो अमाइनो एसिड अगर देखा जाए तो इसमें इधर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर ये NH2 ग्रुप, ये H और ये R, ये इस कंडीशन में नहीं, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में किस फॉर्म में होगा, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ये आयनाइजेबल होता है, ये अपना H+ यहाँ से रिलीज करेगा, NH2 इसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये किस में आ जाएगा, ये NH3+, और ये हो जाएगा CO-। तो ये क्या हो गया, ये ज़्यूटाराइन फॉर्म हो गया, दिस इज ज़्यूटाराइनिक फॉर्म। ज़्यूटाराइन मतलब बाइपोलर। नेट चार्ज यहाँ पर कितना होगा, नेट चार्ज होगा 0। जिस पीएच पर इसका फॉर्मेशन होता है उसे बोला जाएगा आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। अब यहाँ पर पूछा गया है अमाइनो एसिड इन एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन मतलब एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये किससे कंबाइन करेगी, CO- से, तो ये हो जाएगा COH। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा भी ये करेगा NH3+, तो ये कैटायनिक फॉर्म। तो यहाँ पर 128 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड, कैटायन। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, which volume has the minimum magnitude? तो tidal volume, tidal volume is the volume of air that we normally breathe in or breathe out। ये कितनी है, 500 ml पर breath। और अगर रेस्पिरेटरी रेट देखा जाए तो 12 to 16, तो इसलिए इसको ही हम लोग लिख सकते हैं 6000 to 8000 पर मिनट। ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, ये 1000 से 1100 ml, 1100 ml। IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो फोर्सफुली हम लोग इनहेल कर सकते हैं, ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम, तो ये कितना है, ये होता है 2500 से 3000 ml, 3000 ml। और रेसिडुअल वॉल्यूम, जब हम लोग फोर्सफुली एक्सेल कर देते हैं उसके बाद भी जो एयर बची रहती है लंग्स में, इसको बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है, ये होगा 1100 से 1200 ml, 1100 टू 1200 ml। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, मिनिमम मैग्नीट्यूड पूछा गया, तो मिनिमम मैग्नीट्यूड किसका होगा, टाइडल वॉल्यूम का। तो 129 का करेक्ट आंसर यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर जो प्रेशर है। अब यहाँ पर जब डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा तो ये एक्सेस में, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस में इसका डायमीटर बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम क्या हुआ, वो इंक्रीज कर गया। और वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पर जब वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो यहाँ प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। और इसमें एक और मसल हेल्प करता है जिसका नाम है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये किसके बीच में होते हैं, रिब्स के बीच में। तो ये दोनों मिल करके इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को कम कर देंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो एयर विल बी सक्ड इन, और इसी को बोलते हैं निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तब। तो 130 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 131, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर एंड अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। तो यहाँ पर ये बोमेंस कैप्सूल और इसके बाद ये नेक, फिर ये पीसीटी, पीसीटी के बाद ये
लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब। तो यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है ये किसके लिए परमेबल है, ये वाटर के लिए परमेबल है, बट ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमेबल। असेंडिंग लिम्ब जो होती है ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल है, वाटर के लिए इम्परमेबल। तो ये गलत दिया हुआ है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मेडुलरी फ्लूइड। अगर यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जाएंगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन होगा किसी भी सोल्यूशन से, फिल्ट्रेट से अगर इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जा रहे हो। तो ये सही है, टेक्स प्लेस। तो रीजन इज करेक्ट बट assertion इज फॉल्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 132 which is an incorrect statement. कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज ओनली प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी में भी होता है और स्मॉल अमाउंट में प्लाज्मा में भी होता है। तो ये गलत हुआ। ऑक्सीजन इज रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग पावर, इसका इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट है, इनसिग्निफिकेंट। मेन कंट्रीब्यूशन किसका है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और एच आयन का। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद CO। तो हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन करता है तो यहाँ पर बनता है कार्बोक्सी। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर अमाइनो ग्रुप से ये कंबाइन करेगा CO2। तो यहाँ पर A इनकरेक्ट हुआ, B भी इनकरेक्ट और C भी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए तो 132 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर देन ऑक्सीजन। तो ये कितनी हायर होती है, ये 20 to 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन। इसीलिए डिजॉल्व्ड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड कितना 7%, ऑक्सीजन का डिजॉल्व्ड स्टेट में कितना ट्रांसपोर्ट है 3%। नाउ क्वेश्चन नंबर 134। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ द ब्रेन दैट कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये कहाँ पर है, ये पॉन्स में। यहाँ पर इस सेंटर का नाम क्या है, इसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और मेडुला में होते हैं ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो इसको ये चेंज करेगी। ये क्या करता है, ये नेगेटिव स्टिमुलस भेजता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कैसा है, ये इंस्पायरेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन। और ये वाला जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के लिए। तो ये क्या करेगा, जिसको ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन को ये कम कर देता है, विल बी रिड्यूस्ड। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये जो इसको मॉडरेट करेगा। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर, टैक्सिस वर्ड हुआ तो टैक्सिस का मतलब होता है मूवमेंट ड्यू टू सम रिस्पॉन्स, जैसे फोटोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू ए डायलाइजिंग यूनिट। तो रेडियल आर्टरी से ब्लड को निकाला जाता है यूजुअली, और किसमें, डायलाइजिंग यूनिट में जाता है। डायलाइजिंग यूनिट में यहाँ पर ये सेलोफेन ट्यूब्स होती हैं, सेलोफेन ट्यूब्स, और यहाँ पर जो फ्लूइड भरा होता है डायलाइजेट, और इसका कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा एक्सेप्ट जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जब ब्लड इसमें जाएगा तो ये इससे बाहर आ जाता है, और इसको फिर ये एंटीपेरिन यूज़ करके यहाँ पर वापस से रेडियल वेन्स में इंजेक्ट कर देते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हुआ, आर्टिफिशियल किडनी। यही जो डायलाइजिंग यूनिट है ये आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करेगी। तो 135 का करेक्ट आंसर सेकंड। So I have covered my portion, question number 101 to 135. Now further discussion will be carried by my fellow partner डॉक्टर मनीष सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी बहुत अच्छी तरह से आपकी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारे जितने भी टेस्ट सीरीज होते हैं उसका पेपर सोल्यूशन यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। और बेटा आपका जो आज का डिस्कशन करने आ रहे हैं हम आपके सामने,
वो है आपका ऑल इंडिया नीट टेस्ट सीरीज नंबर 9, जो कि एक मॉडल टेस्ट है। जो नीट टेस्ट सीरीज होता है वो चैप्टर वाइज होता है, लेकिन यहाँ पे आपका टेस्ट नंबर 1 से लेके 8 तक का जितने भी टॉपिक हैं, अगर बात किया जाए तो 11th एनसीईआरटी का लिविंग वर्ड से लेके बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन तक का टॉपिक है, और इसका आज आपका टेस्ट है। और बच्चों, अगर मुझे मानना है कि अगर आप इस टेस्ट को अच्छे से दिए होंगे और सोल्यूशन को अच्छे से आप देखेंगे, एरर को आइडेंटिफाई करेंगे, तो उम्मीद करते हैं आपकी 11th एनसीईआरटी लगभग तैयार हो चुकी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे सामने आपका है 136 क्वेश्चन नंबर, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय। तो बड़ा देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज से बन रहा है ग्लूकोज 6 फास्फेट। जरा ध्यान दीजिए, ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है, यहां पे आपको चाहिए होगा एटीपी, और ये ब्रेकडाउन होके एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट बना रहा होगा, और यही फास्फेट ग्लूकोज के छठे कार्बन से जुड़ जा रहा होगा। ऐसे रिएक्शन को, यानी जहां कहीं भी सबस्ट्रेट में एटीपी जुड़ता है, फास्फोरस, एटीपी का फास्फोरस जुड़ता है, उस रिएक्शन को करवाने वाले को बोलते हैं ट्रांसफरेज या काइनेज, और नाम रखते हैं जिस पे जुड़वाया जाता है उसके हिसाब से। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का है, तो इसलिए एक नाम रख सकते थे हेक्सोकाइनेज, या ग्लूकोज के नाम पर रखते तो ग्लूकोकाइनेज। तो हो जाएगा बेटा आपका हेक्सोकाइनेज। अब एक और है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो ये देखिए, आपका जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, ये जब कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में, तो बेटा जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे छठे पे तो ऑलरेडी छठे कार्बन पे फास्फेट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक और कार्बन नंबर 1 पे फास्फेट लगा हुआ है, यानी यहाँ पे भी काइनेज आएगा। लेकिन अब यहाँ पे काइनेज का नाम कैसे रखेंगे? तो भाई सबस्ट्रेट के नाम पे रख जाएगा। तो काइनेज फास्फोफ्रक्टो, यानी फास्फेट वाला फ्रक्टोज पे लगाएगा, तो नाम हो जाएगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो नामकरण होता है एंजाइम का, आंसर हो जाएगा इसका 3rd। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 137, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। तो बिल्कुल सही है बेटा आपका, कि जो न्यूक्लियर इनवेलप जब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो सेकेंड फेज, जैसे प्रोफेज के बाद क्या आता है मेटाफेज, उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो कहते हैं जब न्यूक्लियर इनवेलप पूरी तरह से खत्म हो गया तो अगला फेज मेटाफेज की शुरुआत हो जाएगी। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर्ड टू एज द मेटाफेजिक प्लेट। तो इक्वेटर पे जो बेटा आपके क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, तो जो इक्वेटोरियल प्लेट होता है मेटाफेज के समय बनता है, इसलिए इसका एक नाम और रखते हैं मेटाफेजिक प्लेट। माइटोसिस में सिंगल प्लेट बनता है, यानी पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम एक प्लेट पे लग जाते हैं, इसलिए माइटोसिस में क्रोमेटिड का बंटवारा होता है, इक्वल डिवीजन कहलाता है। जबकि मियोसिस 1 में जो मेटाफेज 1 होता है, वहां पे होमोलॉगस पेयर का सेट लगता है, यानी 2 मेटाफेजिक प्लेट बनते हैं तो 23 क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं और 23 क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है। और मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 में जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, 23 क्रोमोसोम एक साथ लग जाते हैं, क्रोमेटिड का बंटवारा होता है, इक्वेशनल डिवीजन कहलाएगा। तो दोनों बातें सही हो गई, आंसर हो गया बेटा आपका 4th। इन प्रोफेज 1 विच इवेंट टेक प्लेस एट लास्ट। तो प्रोफेज 1 में कौन सी घटना होती है जो लास्ट में होती है? फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, क्रॉसिंग ओवर, डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, टर्मिनाइजेशन ऑफ कियाजमेटा। तो भाई टर्मिनल स्टेज, टर्मिनाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, तो आंसर तो यहीं से निकल आया, और इस स्टेप का नाम होता है डायकाइनेसिस। बात करें बेटा तो आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, इन 5 सब फेजेज में डिवाइडेड होती है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये बनता है जब सिनेप्सिस होता है जाइगोटीन में, बाइवेलेंट और टेट्राड बनेगा। क्रॉसिंग ओवर बेटा आपका हो जाएगा पैकेटीन में, रिकॉम्बिनेशन चाहिए, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनेगा, और रिकॉम्बिनेज एंजाइम चाहिए। डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये अगला स्टेप आ जाएगा डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन स्टेज बेटा आपका कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर इन oocyte ऑफ वर्टिब्रेट। तो प्रोफेज 1 का लास्ट इवेंट है हुआ आपका डायकाइनेसिस, तो 138 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका 4th।
आर क्यू ऑफ दिस रिएक्शन, तो पहले याद करिए आपका आर क्यू का होता है अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व, मतलब कितना CO2 निकला अपॉन O2 यूटिलाइज्ड। तो यहां पे देखिए CO2 जो निकला 102 और ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ 145। तो जाहिर सी बात है जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो जाए न्यूमरेटर से तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी, और ये फैट है तो इसका जो आता है रिजल्ट 0.7 आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, इट वुड कंसीडर एज एन। तो भाई रेस्पिरेटरी पाथवे में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, जितने भी इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहे हैं वो बेटा हो सकता है कि किसी और चीज को बनाने में यूज किए जा सकें, या हो सकता है कोई और चीज टूट के बीच में आ सकती है। तो कहते हैं ऐसा नहीं कि जो हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड, फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एसिटिल कोएंजाइम ए, फिर उसके बाद आपका क्रेब्स साइकिल, जरूरी नहीं कि ऐसा चले। बीच के प्रोडक्ट जैसे पायरुविक एसिड का इस्तेमाल हम प्रोटीन बनाने में कर सकते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए का इस्तेमाल हम लोग फैटी एसिड बनाने में कर सकते हैं। तो ये कहते हैं यहाँ पे आपका कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों हो रहा है, ऐसे पाथवे बोलते हैं एम्फीबोलिक। एम्फीपैथिक शब्द आप जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हो जो सिंगल एंड निकोल्सन वाला दिया गया है बेटा, तो वहां पे आपने 1972 में जो पढ़ा होगा तो वहां पे देखा होगा कि पोलरिटी आपका पोलर और नॉन पोलर दोनों है, तो उसको बोलते हैं एम्फीपैथिक। एनामिनिस्टिक कहते हैं पुनरावृत्ति, तो आप जब पाथवे तो नहीं होता है, एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स होता है। जो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है इम्यूनिटी में, लेकिन जो सेकेंडरी होता है वो कैसा होता है, एनामिनिस्टिक होता है, क्योंकि जैसे जैसे मारा होता है वैसे ही करेगा और तेजी से कर डालेगा, इसीलिए होता है पुनरावृत्ति। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका एम्फीबोलिक का सेकेंड, 140 का सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑर्गेनिज्म नॉर्मली एरोबिक बट बिकम्स एनारोबिक इन एक्सट्रीम कंडीशन आर कॉल्ड। तो भैया है तो एरोबिक लेकिन कंडीशन बदलने पे कैसा हो गया, एनारोबिक। तो याद रखिए दो शब्द आता है बेटा, एक आता है ऑब्लिगेट और एक आता है फैकल्टेटिव। सर जो ऑब्लिगेट होता है उसका मतलब होता है 100%, यानी ऑलवेज जैसा है वैसा बना रहेगा। जैसे वायरस है तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, उसको हमेशा एक लिविंग होस्ट की जरूरत चाहिए ही चाहिए, मर गया अगर होस्ट तो वायरस भी खत्म हो जाएगा। फैकल्टेटिव क्या होता है कि मौका परस्त बोलते हैं बेटा। मौका परस्त का मतलब ये होता है कि आपका जैसा है वैसा तो है लेकिन मौका देख के बदल जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, मौका परस्त है और मौका परस्ती पे जो कंडीशन होगा वही फैकल्टेटिव के बाद लग जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मौका परस्ती है यानी फैकल्टेटिव है और क्या लग जाएगा, एनारोबिक। तो हो जाएगा ऑब्लिगेट गया, फैकल्टेटिव एनारोब आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 141 का 4 तरीका है, अगर बदल गया चेंजिंग कंडीशन में तो फैकल्टेटिव नाम आएगा, और चेंजिंग कंडीशन में जो बना है उसी पे नाम लिखते हैं। जैसे अगर पहले एनारोबिक रहता और चेंजिंग कंडीशन में एरोबिक हो जाता तो फैकल्टेटिव एरोब नाम आ जाता। तो आंसर हो जाएगा 141 का 4। एट हाउ मेनी प्लेसेस इन द क्रेब्स साइकिल NAD प्लस रिड्यूस टू NADH2। तो बेटा 3 प्लेस पे होता है आयो अल्फा से MO। जब आइसोसिट्रेट बदलता है ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड में, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बदलता है सक्सेनिल कोएंजाइम ए में, और मैलिक एसिड बदलता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। तो बेटा इन 3 प्लेसेस में आपका NAD प्लस रिड्यूस होता है NADH2 में। SS जब सक्सेनिल कोएंजाइम में बदलता है सक्सेनिक एसिड में तो यहां पे GTP बनता है, और SF जब फ्यूमरिक एसिड बनता है फ्रॉम सक्सेनिक एसिड तो यहां पे FADH2 बनता है। ये पूरा आपका ओवरऑल क्रेब्स साइकिल का सार है। 3 जगह पे NADH2, एक जगह पे FADH2 और एक जगह पे GTP। तो पूछा है क्या क्या, FADH2 और पहले NADH2 है, तो 3 और 1। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकंड।
प्लेस भी याद होना चाहिए। आइसोसिट्रेट ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, और मैलिक एसिड बदलता ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। Which one of the following statement are correct about respiratory quotient? तो RQ में भी वन, कार्बोहाइड्रेट का बेटा वन होता है जब अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज दोनों बराबर हों। RQ मोर देन वन होता है बेटा ऑर्गेनिक एसिड का, आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है लेकिन हो सकता है, याद कर लीजिएगा। RQ में भी लेस देन वन, ये बेटा हो सकता है 0.7 जैसे कि फैट का और 0.9 जैसे कि प्रोटीन का। RQ में भी इन्फिनाइट, ये तो होगा जब एनरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा, और समथिंग अपॉन जीरो क्या कहलाता है, इन्फिनाइट। तो आंसर सारे हो सकते हैं, RQ कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए 143 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। तो चलिए इसको क्यों ना हम एग्जांपल से समझते हैं। रिप्रेजेंटिंग सेम ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। तो भैया सेम ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए था, ये गलत कर दिया इन्होंने, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे देखिए एक जीनस ले रहे हैं पैंथरा, पैंथरा जीनस में लियो मतलब लायंस, पार्डस मतलब लेपर्ड, टिग्रिस मतलब टाइगर। सर ये तीन आपके स्पेसिफिक एपिथेट आए हैं, यानी वन या वन से ज्यादा पाए जा सकते हैं, और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है लेकिन मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होती है। तो सेम की वजह से आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। प्राइमेटा एंड इंसेक्टा आर अ टाइप ऑफ ऑर्डर। तो बेटा इंसेक्टा क्लास है, SC से आता है क्लास, ऑर्डर होता है डिप्टेरा। प्राइमेटा ऑर्डर होता है और ऑर्डर इज द एग्रीगेट ऑफ फैमिली, तो इसलिए गलत हो गया। इंसेक्टा क्लास है, प्राइमेटा ऑर्डर है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, यानी 144 का हो जाएगा पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, गोल्डन एल्गी। अब बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर किंगडम वाइज देखा जाए तो मोनरा में पाया जाता है आपका, और साथ ही साथ बेटा आपका पाया जाता है प्रोटिस्टा में, राइट। अब मोनरा में आपका मैक्सिमम यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में बेटा ऑल यूनिसेलुलर हैं, लेकिन कैसे है, यूकैरियोटिक। प्लांट किंगडम में बेटा कुछ एल्गी जो हैं, जैसे कि क्लोरेला, क्लेमाडोमोनास, जो कि प्रोटिस्टा में रखना चाहिए लेकिन कुछ प्लांटी में रख दिए हैं, वो यूनिसेलुलर है। और फंजाई में ईस्ट यूनिसेलुलर है। तो भैया रेड एल्गी बेटा आपका मल्टीसेलुलर होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर हो सकता है, हालांकि बेटा कॉलोनी बनाते हैं फिलामेंटस, लेकिन माना जाता है यूनिसेलुलर ही। ब्राउन एल्गी बेटा मल्टीसेलुलर होगा, गोल्डन एल्गी यानी क्राइसोफाइड यूनिसेलुलर होगा, तो बी और डी आंसर हो जाएगा। लेकिन कई लोग कंफ्यूज मत करिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में कॉलोनी बनती है लेकिन माना यूनिसेलुलर ही जाता है। तो 145 का हो जाएगा थर्ड, बी एंड डी। इन व्हाट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर ज्वाइंटली सिचुएटेड। ज्वाइंटली मतलब एक साथ, तो क्या बोलेंगे, कनज्वाइंट। सेम रेडियस, तो बेटा ये पाया जाता है कंज्वाइंट में, रेडियल पाया जाता है रूट में। कंज्वाइंट में दो कैटेगरी आती है, एक आती है ओपन और एक आती है क्लोज्ड। ओपन में बेटा वेस्कुलर कैम्बियम पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ की संभावना खुली है। क्लोज में नो वेस्कुलर कैम्बियम, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ की कम संभावना नहीं है। रेटिकुलेट वेनेशन होता है, डाइकॉट लीफ में पाया जाता है। इम्ब्रिकेट बेटा एस्टिवेशन होता है, और बस खत्म। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, 146 का थर्ड। हाउ मेनी मैचिंग इज आर करेक्ट, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ब्रैंकियल मतलब गिल्स के जरिए होता है, और ये पाया जाता है बेटा आपका फिश में। पल्मोनरी रेस्पिरेशन बेटा आपका स्नेक में होगा, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन है, लंग्स वाला। बर्ड में भी लंग्स होगा। बर्ड्स में बेटा लंग्स को सप्लीमेंट देने के लिए एयर सैक पाया जाता है। एयर सैक रेस्पिरेशन नहीं करता, लंग्स को हवा सप्लीमेंट करता है। तो तीनों मैचिंग करेक्ट हो गई, तो 147 का आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए बेटा आगे चलते हैं।
व्हाट इज द फैक्टर दैट आर फेवरेबल फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन? तो भैया ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़े तो सबसे पहली बात तो ऑक्सीजन ही ज्यादा होना चाहिए, और दूसरे दिक्कत ना करे तो कम होना चाहिए। जैसे PCO2 क्या हो, लेस, H+ आयन क्या हो, कम, टेम्परेचर क्या हो, कम। तो हाई टेम्परेचर गया, हाई H+ गया, लो PCO2 सही है, लेसर H+ आयन सही है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट C एंड D। चलिए क्वेश्चन नंबर 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इंक्लूडेड इन एनाबोलिक प्रोसेस? एनाबोलिक प्रोसेस में कौन आएगा बेटा? तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, ग्लूकोज में बेटा 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है। तो भाई जाहिर सी बात है क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, जबकि एनाबोलिक में क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना। ये हो जाएगा बेटा आपका कैटाबोलिक। फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड बेटा 3 कार्बन है, 2 कार्बन, ये भी क्या हो गया, कैटाबोलिक, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से सिंपल। हैच एंड स्लैग पाथवे, ये बेटा आपका साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, C4 पाथवे को बोलते हैं, और ये बेटा होता है एनाबोलिक, क्योंकि भाई इसमें ग्लूकोज बनेगा। केल्विन साइकिल C3 को बोलते हैं, और ये बेटा ये भी इसमें ग्लूकोज बनेगा, यानी एनाबोलिक हो गया। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन, ये भी क्या हो गया, कैटाबोलिक। तो C एंड D आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए इथाइलिन डिस्कवरी रिलेटेड टू, इथाइलिन की डिस्कवरी किससे रिलेटेड है? तो इथाइलिन के लिए याद करिएगा बेटा, इथाइलिन 1910 H. कॉजिन्स राइपेंड ऑरेंजेस से बेटा एक वोलाटाइल सब्सटेंस ढूंढा जो कच्चे केलों को पका दिया। 1926 ई कुरोसावा जिब्रेला फिजुकराई बकेन डिजीज फूलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस। FW ने ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था, डार्विन और उनके बेटवा चार्ल्स डार्विन एंड फ्रैंकोइस डार्विन, इन्होंने कैनरी ग्रास पे काम किया था ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 151, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन? तो भैया जैसे सांस लीजिए तो पहले क्या होगा, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के बाद आपका लंग्स एल्वोलाई में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर टिश्यू और ब्लड के बीच में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो 2 बार डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वोलर मेम्ब्रेन होगा, ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड होगा, और डिफ्यूजन बिटवीन O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये आपके 4 सब होंगे, 2 स्टेप और भी होना है। यूटिलाइजेशन एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब कि ब्रीदिंग इन एंड आउट। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? तो ऑक्सीजन है, नेचुरल ऑक्सीजन में बेटा आपका आएगा IAA, IBA, और सिंथेटिक ऑक्सीजन में आएगा 2,4,D एंड NAA। ABA बेटा आपका एब्सिसिक एसिड होता है, ए इनहिबिटर की कैटेगरी में आता है। हिपेरिन बेटा आपका मास्ट सेल और बेसोफिल से निकलता है, जो कि एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, तो ये नहीं होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जिब्रेलिन्स बेटा होगा, जिब्रेला फिजुकराई से निकाला गया। अभी तक मोर देन 100 जिब्रेलिन्स निकाले जा चुके हैं फंजाई और हायर प्लांट से। आपका G1, GA1, GA2 करके नामकरण दिया जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 153, द सिग्मॉइड कर्व ऑफ ग्रोथ जनरली नॉट डिपेंड अपॉन। तो भैया ग्रोथ का सिग्मॉइड कर्व आने का मतलब पहले लैग, फिर लॉग, फिर स्टडी, एस शेप्ड आता है। तो कलर ऑफ ऑर्गेनिज्म से कोई मतलब नहीं है। साइज ऑफ गैमीट, तो गैमीट के साइज से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट, क्लोरोप्लास्ट का भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भैया आपका नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, नो डाउट ग्रोथ में थोड़ा बहुत रोल करेगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दिस, चारों का कोई रोल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 154, द आरक्यू ऑफ ट्राइपामेटिन आर लेस देन 1। तो भाई जाहिर सी बात है ये सही है, ये होता है 0.7। होता क्या है आरक्यू में, तो बेटा अमाउंट जो CO2 को होता है वो होता है 102, और O2 जो होता है 145, यानी O2 यूटिलाइज इज मोर देन CO2 इवॉल्व।
अगर रीजन में लिखा होगा तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो व्हेन ट्राइपरामेटिन आज यूज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट then volume of CO2 evolved are greater than volume of O2 consumed। तो CO2 evolved तो कम है, तो ये तो गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा assertion is correct but reason is not correct। तो 154 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 155, द ह्यूमन हार्ट आर न्यूरोजेनिक टाइप, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नोड से एक्साइटेटरी होता है आपका, ऑटो एक्साइटेबल है, मायोजेनिक टाइप होगा। वर्टिब्रेट का जो हार्ट होता, इनवर्टिब्रेट का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूरोजेनिक। इन ह्यूमन हार्ट इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। कार्डियक मसल जो होती हैं स्ट्राइप्ड होती हैं, ब्रांच होती है, सिलेंड्रिकल होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। कम्युनिकेशन जंक्शन, दो फ्यूजन पॉइंट ऑफ टू सेल्स के जो फ्यूजन पॉइंट में पाया जाता है कम्युनिकेशन जंक्शन, उसी को बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। तो असर्शन इज ट्रू, फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 155 का थर्ड। असर्शन रीजन, कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग, बिल्कुल सही है। ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन चाहिए, साथ ही साथ विटामिन के भी चाहिए और क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए। कैल्शियम आयन हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो कैल्शियम आयन बेटा आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन की मदद से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाएगा, ये भी सही है। तो ये आपका हो जाएगा आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया है। हालांकि कैल्शियम आयन जरूरी नहीं किसी स्टेप पे चाहिए, आपका जब इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन जो थ्रोम्बोकाइनेज बनता है उसके लिए भी कैल्शियम आयन चाहिए होता है। तो आंसर हो जाएगा 156 का फोर्थ। ह्यूमन हार्ट इज मेजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन। तो ह्यूमन हार्ट मेजोडर्मल होता है आपका थोरेसिक कैविटी में, इन बिटवीन टू लंग्स पाया जाएगा, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। ह्यूमन हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल लेयर मेम्ब्रेनस बैंक दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो दोनों बातें सही हैं। तो 157 का आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट O2 एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यू एंड टेक्स CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम द एलिमिनेशन। तो हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, एक लंग्स के लिए होता है और एक पूरे बॉडी के लिए होता है। लंग्स को जो ब्लड जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड जाता है वाया पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से ऑक्सीजन लेके पल्मोनरी वेन के जरिए खुल जाता है लेफ्ट एट्रियम में, और ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूरे बॉडी को जो ब्लड जाता है जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है एओर्टा के जरिए और पूरे बॉडी को देता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और इसेंशियल एलिमेंट, और टिश्यू से बॉडी टिश्यू से ले लेता है CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस, और बेटा वेन्स वेना कावा के जरिए आके खुल जाता है राइट एट्रियम में। ये होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिक इन द वेन्स देन आर्टरी। तो आर्टरी और वेन में बोला जाता है आउटर लेयर होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर होता है ट्यूनिका मीडिया, और सबसे इनर लेयर होता है ट्यूनिका इंटाइमा। कहते हैं वेन और आर्टरी में तीनों लेयर पाई जाती है, लेकिन जो वेन की दीवार होती है वो थिक होती है, और थिकनेस मीडिया के मस्कुलर जो स्मूथ मसल पाए जाते हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण। तो वेन्स की दीवार थिक है, नहीं गलत हो जाएगा। तो ट्यूनिका मीडिया का डिफरेंस होता है आर्टरी और वेन में। आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया थिक होती है, इसलिए पूरा ओवरऑल वॉल जो होती है आर्टरी की थिक हो जाती है, ल्यूमन नैरो हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो पहला सही दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड। तो 158 का हो गया सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 159, बेटा ये आपका दिया गया है A to E को लेबल करना है। तो देखिए डी को उठाइए, डी क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या हो गया, यूरेटर। चलिए यहां से पकड़िए, यूरिनरी ब्लैडर देखिए आपका 3 ऑप्शन में है, और ए यूरेटर कहाँ है, तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, यूरेटर। तो लो आंसर अपने आप धार से आ गया, कितना आसान हो गया। आपने पूरी लेबलिंग नहीं की लेकिन आंसर निकाल लिया। लेकिन चलिए हम पूरी लेबलिंग कर देते हैं। तो ये हो गया यूरेटर, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। अब यहां पे देखिए ये जो यहां से लेता है ये होता है बेटा आपका रीनल ब्रॉड फनल लेक एरिया होगा, इसको होगा रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में यहाँ पे छोटे छोटे उभार होते हैं, उसको होता है रीनल कैलिक्स, और उसके बाद आता है मेडुलरी पिरामिड। आउटर रीजन होता है कॉर्टेक्स, इनर होता है मेडुला। अब यहाँ पे एक होता है एओर्टा और एक होता है वेना कावा। अच्छा किडनी नीचे की तरफ है तो यहाँ का वेना कावा इंफीरियर लेबलिंग होगी, जबकि अगर हार्ट के ऊपर वाले पोजीशन को सुपीरियर वेना कावा वाला होता है। अब बेटा याद रखना आर्टरी की दीवार थिक होती है और ल्यूमन का होता है कम, और वेन का ल्यूमन होता है ज्यादा।
तो ये हो गया बी वाला वेना कावा, ठीक है। और सी वाला हो गया योर्टा, और वेना कावा भी कौन सा होगा, इंफीरियर वेना कावा। तो आंसर ये आपका थर्ड सही हो गया, इंफीरियर वेना कावा, डॉर्सल एओर्टा, यूरिनरी ब्लैडर एंड पेल्विस। तो कलर से ध्यान समझ में आता है कि रेड है तो मतलब ऑक्सीजनेटेड है और ब्लू है तो डी ऑक्सीजनेटेड, लेकिन बेटा आप देख लीजिएगा वेन का ल्यूमन ज्यादा, वहां से पकड़िएगा। रास मैकेनिज्म इंक्रीजेज जीएफआर, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये जीएफआर बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, और यहाँ पे रेनिन जेजी सेल से निकलेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, ब्लड प्रेशर बढ़वा देगा, और साथ ही साथ एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन निकलवाएगा जो ब्लड प्रेशर और जीएफआर को बढ़ा देगा, और डीसीटी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब कर लेगा। एएनएफ इसका चेक होता है, ये डिक्रीज करने के लिए आता है, तो एएनएफ डिक्रीजेज जीएफआर, तो ये भी सही हो गया। इसी के मिलता जुलता काम करता है आपका एडीएच भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जीएफआर बढ़ाता है, लेकिन एडीएच का निकलने का तरीका होता है जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम की कमी हो जाती है। तो दोनों सही है, आंसर हो जाएगा दोनों करेक्ट। तो 160 का हो जाएगा बेटा आपका फोर्थ। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन। आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया नीट टॉपिक टेस्ट। इसका ये नवा टेस्ट है जो कि 22 सितंबर 2024 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ था। पेपर काफ़ी ठीक था, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी शैलेंद्र सर, मनीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने पेपर का बखूबी बहुत ही शानदार एक्सप्लेन किया है। थैंक यू मनीष सर, शैलेंद्र सर। और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 161 से आगे की जर्नी की तरफ लेके चलता हूँ। आपके सामने लिखा है स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक। आपको बताया गया था कि ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में दो होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक हार्ट के फंक्शन को घटाता है, सिंपैथेटिक बढ़ाता है। पैरासिम्पैथेटिक स्ट्रोक वॉल्यूम घटाएगा, कार्डियक आउटपुट घटाएगा, और सिंपैथेटिक स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा, हार्ट बीट को बढ़ाएगा। अब चूँकि हमें पता है कि बॉडी की जितनी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होती है, तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक है ये आपके इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ में ही आती हैं, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है। अब देखिए होता क्या है, हमें पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है या कोलेस्ट्रॉल है या कुछ केमिकल सब्सटेंस के डिपोजिशन से आर्टरी में ब्लॉकेज होने लगते हैं, आर्टरी में जमा होने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और एक तरह की बीमारी डेवलप होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। इज काज्ड बाय डिपोजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबर्स टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी नैरोअर। अब देखिए एक आर्टरी का डायमीटर तो ये है, अब अगर इसमें डिपोजिशन होने लगे तो फिर ये ब्लड का फ्लो उतना प्रॉपरली नहीं होगा और ये बीमारी हो जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस। और ऐसी ही एक बीमारी है कोरोनरी इस्चेमिया, ठीक है, कोरोनरी इस्चीमिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपकी आर्टरी ऐसे श्रिंक कर जाती है तो भी आपका पैसेज जो होता है ब्लड का वो कम हो जाता है। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, फोर्थ आंसर। अब देखिए आपकी किताब में लिखा है कि 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर इससे ज़्यादा हो तो हाइपर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। तो ऑलरेडी डेटा आपका 140/90 है, तो ये तो हाई ब्लड प्रेशर में जाएगा ही जाएगा सर, ये तो हाई ब्लड प्रेशर में जाएगा ही जाएगा। और आपकी किताब में लिखा कि हाई ब्लड प्रेशर से अलग अलग आर्गन में ब्लड जाए तो उन सभी वाइटल आर्गन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, दैट इज़ फोर्थ आंसर। तो if repeated checks of the blood pressure of an individual is 140/90 millimeter mercury or higher, it shows hypertension. High blood pressure lead to heart disease and also affect vital organ like brain, kidney, दोनों सही है। लिखा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आपको पता है कि अगर हम ऐसे ब्लड एक हार्ट की बात करें, ठीक, अब लिखा वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। जैसे यहाँ से अगर सिस्टोल होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बैक फ्लो ब्लड जाएगा, तो इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ के वॉल्व बंद हो जाते हैं। ये ट्राइकस्पिड,
ये बाइक स्पीड, और जब यहाँ प्रेशर पड़ेगा ये बंद होगा बैक फ्लो करने के लिए, और इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन से ये वाला वाल खुलता है सेमिलुनर वाल, तो लेकर काजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बाइक टू अटेंड बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये बिल्कुल सही है। स्ट्रोक वॉल्यूम इस बात पर डिपेंड, अब जैसे मान लीजिए आपका हार्ट है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर एक भी हार्ट बीटिंग से जो ब्लड पास आउट होता है वेंट्रिकल से, उसे क्या बोलेंगे 70 ml ब्लड, इसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और अगर हम 1 मिनट का एवरेज निकालेंगे 70 से 72, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्डियक आउटपुट निकलेगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट गिव्स द कार्डियक आउटपुट दैट इज अबाउट 5000 ml। ये दोनों सेंटेंस सही हैं। फोर्थ आंसर निमेटोफोर, आपने पढ़ा था कि नॉर्मली रूट स्टेम लीव्स जो भगवान ने जिन कामों के लिए बनाए उसके अलावा बहुत सारे वो मॉडिफाई होते हैं। आपने देखा था कि जो रूट का मॉडिफिकेशन है फूड स्टोरेज के लिए कैरेट में, टर्निप में, स्वीट पोटैटो में, और आपने देखा सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट। वैसे ही मैंग्रोव प्लांट एक ऐसे प्लांट होते हैं दलदली एरिया में, मार्स एरिया में डेवलप होते हैं, और वहाँ पे कुछ रूट ज़मीन के ऊपर आती है एरियल एक्सचेंज के लिए, जिन्हें हम निमेटोफोर कहते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि रूट ज़मीन के अलॉन्ग जाता है, ग्रेविटी के अलॉन्ग, दैट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, लेकिन ये रूट निमेटोट्रॉपिक होते हैं, ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, ये वर्टिकली अपवर्ड आते हैं। ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है और ये टैप रूट है। प्रॉप रूट सपोर्ट के लिए होता बनियन में, और टैप रूट्स ऑफ टर्निप फूड स्टोरेज में, और थॉर्न काहे के लिए प्रोटेक्ट टू द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। ये सही है भाई। और ऐसे ही एक होता है स्पाइन, लेकिन कमाल की बात ये है कि चाहे स्पाइन हो और चाहे थॉर्न हो, दोनों ही किसके लिए होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। तो भाई देखो ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर्थ, दैट इज थर्ड आंसर। तो देखिए न्यूमेटोफोर रेस्पिरेशन, और प्रॉप रूट सपोर्ट, और टैप रूट ऑफ टर्निप फूड स्टोरेज, और थॉर्न प्रोटेक्ट टू द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग, दी फोर्थ, थर्ड आंसर। लिगामियोसिस, आपको पता है कोई डिप्लॉयड सेल है और अगर उस पर मियोसिस होती है, मियोसिस, तो क्या बनता है सर, गैमीट, ठीक। और या कोई मान लीजिए स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल है, उसमें होती है मियोसिस, तो सर क्या बनता है, स्पोर। तो इसका मतलब स्पोर बनाने वाली सेल में भी मियोसिस होगा। और गैमीट तो बिल्कुल सही है सर, डिप्लॉयड जर्मिनल सेल, यही है आपकी ओगोनिया और यही है स्पर्मेटोगोनिया। और पीएमसी हो गया पॉलन मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरोजेंसिस, मेगास्पोरोजेंसिस। तो ये सब ऑल ऑफ दिस, फोर्थ आंसर। आपको मालूम है जब आप कॉकरोच की बात करते हो तो कॉकरोच में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एटलीस्ट लार्वा तो इसमें एग्जिस्ट करेगा सर। तो लार्वा हो गया निम्फ, मोज़ेक होता है विजन, और स्पर्मेटोफोर जो होता है वो स्पर्म की बंडल होते हैं, ठीक है, स्पर्म बंडल या ग्रुप ऑफ, कहाँ बनता है, मेल में, और मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र होता है। स्पर्म मेल में, स्पर्मेटोफोर मेल में, स्पर्मेथिका फीमेल में, लेकिन ये सेंसरी आर्गन नहीं है। और मैक्सिला एक माउथ पार्ट है, थर्ड आंसर। तो क्या गलत है इसमें, थर्ड। अब देखिए अगर आप माउथ पार्ट्स की बात करें, माउथ पार्ट्स, तो माउथ पार्ट्स कॉकरोच में कैसा है, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, काटेगा और चबाएगा, और इसमें अलग अलग टाइप होते हैं। पहला होता है मैंडिबल, मैंडिबल होता है, लैब्रम होता है, लैबियम भी होता है, हाइपोफेरिंग्स होता है, मैक्सिला होता है, ठीक है। और आपका मैंडिबल, तो मैंडिबल कितना होता है, 1 पेयर, लैब्रम 1, लैबियम 1, हाइपोफेरिंग्स 1, और मैक्सिला भी 1 पेयर। तो आप देख सकते हैं मैंडिबल कितना, 1 पेयर, ए, लैब्रम 1, और विंग्स होते हैं 2 पेयर, मीजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक, और स्पाइरकल होते हैं 10 पेयर। बढ़िया। तो भाई ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए पाउरोमेटाबोलस, आपको पता है कि जब लार्वा से एडल्ट, लार्वा से एडल्ट बनता है तो नाम मेटामार्फोसिस। और अगर मान लो लार्वा से एडल्ट बनना है, अगर ऐसे बन गया तो होलोमेटाबोलस, और इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन गया तो बोलेंगे पाउरोमेटाबोलस। तो कॉकरोच में बीच में इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है, तो इसीलिए टाइप ऑफ डेवलपमेंट पाउरोमेटाबोलस। फीमेल कितना ओथिका बनाती है, 9 से 10,
लेकिन लार्वा से एडल्ट बनने की प्रक्रिया में कई बार इसमें माउल्टिंग होती है। माउल्टिंग कितना 13 बार, ये गलत है। और स्पर्मेथिका 1 पेयर किसमें, फीमेल में। थर्ड आंसर यही गलत है भाई। अब देखिए आपको पता है कि सर डीएनए क्रोमोसोम में क्या अंतर है। पहले जब आपका रेप्लिकेशन एस फेज में या G2 फेज में हो जाता है तो वो तो हो जाता है, लेकिन वो क्रोमोसोम बनता है प्रोफेज में। तो मान लीजिए डीएनए एस एंड G2 फेज में न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जो बना है रेप्लिकेट होके, वो डिस्टिंक्ट नहीं होता क्रोमोसोम के फॉर्म में, वो उलझा हुआ था, इंटरवाइंड ऐसे धागों के फॉर्म में उलझा रहता है। ये सही है भाई। और इंटरफेज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ किसका, सेल साइकिल। अगर हम पूरे सेल साइकिल की बात करेंगे, सेल साइकिल, तो एक होगा इंटरफेज और एक होगा आपका क्या, एम फेज। और एम फेज में भी 2 कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये होगा कैरियोकाइनेसिस और फिर होगा साइटोकाइनेसिस। तो ये क्या, ये गलत हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, सेकेंड आंसर। अब देखो आपको मालूम है कि जब आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते थे, प्रोटीन स्ट्रक्चर कई लेवल पे था। प्राइमरी पे था, सेकेंडरी पे था, टर्सरी पे था, क्वाटरनरी पे था। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो केवल लीनियर चेन की बात करेंगे, एक एमिनो एसिड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और जब हम इसकी कॉइलिंग करेंगे तो सेकेंडरी, थोड़ी और कॉइलिंग की तो टर्सरी, और 2 टर्सरी अगर मिलाकर इसे आपस में जोड़ दिए तो क्वाटरनरी। तो जैसे जैसे आपकी ये डिग्री बढ़ती है, टाइप ऑफ बॉन्ड बदलता है, टाइप ऑफ बॉन्ड की संख्या बढ़ती है। यहाँ केवल पेप्टाइड है, यहाँ हाइड्रोजन पेप्टाइड है, या डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डर और फोर्स और सपोर्ट अट्रैक्शन, सारे बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड इन्वॉल्व होता जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। केमिस्ट्री की बायोमॉलिक्यूल में ये बात लिखी है कि जैसे जैसे प्रोटीन की डिग्री बढ़ती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन जितने एमिनो एसिड 6 यहाँ थे, 6 यहाँ भी रहेंगे, 6 यहाँ भी रहेंगे। क्यों, टाइप ऑफ एमिनो एसिड, नंबर ऑफ एमिनो उतना ही रहता है। ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, बीटा ये भी सेकेंडरी है, और टर्सरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और क्वाटरनरी में केवल पेप्टाइड नहीं होता सर, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। ओनली पेप्टाइड बॉन्ड जो होगा ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए है। तो यही गलत है, दैट इज 4th आंसर, इनकरेक्ट मैच फॉर प्रोटीन। अब देखिए आपको पता है कि अगर हम एंजाइम की बात करें, एंजाइम, तो इसकी एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी कई तरीके से प्रभावित होती है। एक होता है पीएच, एक होता है टेम्परेचर। ठीक, पीएच और टेम्परेचर 2 तरीके से प्रभावित होती है। तो ये कहते हैं कि लो टेम्परेचर पर एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, और फिर अगेन जब उसे एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिलेगा तो फिर एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। लेकिन हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है प्रोटीन, और एंजाइम प्रोटीन का ही बना है, तो हाई टेम्परेचर पे वो डीनेचर हो जाता है। तो लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव, हाई डीनेचर। और ऑप्टिमम कहते हैं, एक होता है मैक्सिमम और एक होता है ऑप्टिमम। मैक्सिमम किसी भी चीज़ का मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन हम ऑप्टिमम तब बोलते हैं जब किसी की इफ़िशियंसी, किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है। तो ऑप्टिमम का मतलब रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, रिगार्डिंग एक्टिविटी। तो आप बोल रहे हो ऑप्टिमम पीएच, वो पीएच जिस पे किसी एंजाइम की एक्टिविटी अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी पर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर किसी एंजाइम की एक्टिविटी अपनी मैक्सिमम है। तो भाई मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। लेकिन हर जो चीज़ दुनिया में ज़्यादा है वो इफ़िशियंट ज़्यादा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। बात को समझिए, किसी चीज़ का ज़्यादा होना उसकी इफ़िशियंसी को नहीं बताता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी ज़्यादा हैं जो इफ़िशियंसी, जैसे हमारे नाखून है, नाखून इतने लंबे हो जाएं तो नाखून तो बहुत लंबा हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो क्या वो इफ़िशियंट है? नहीं, इफ़िशियंट नहीं है। बात को समझिए। ऑप्टिमम टर्म जब तब लगता है जब हम किसी की एक्टिविटी को उसकी इफ़िशियंसी, उसके एंजाइम परफॉर्मेंस से रिलेट करते हैं। तो भाई ये तो सही है। अब देखिए आपको बताया गया था कि नॉर्मली बहुत से ऐसे एंजाइम होते हैं जैसे कोई एंजाइम है, आपने कहा कि एंजाइम तो प्रोटीन है सर जी, ठीक, प्रोटीन है और ये एक्टिविटी करता है, ठीक है। जो एंजाइम टोटली प्रोटीन के बने हैं तो वो तो टोटली ही बने, लेकिन बहुत से ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। और अब ऐसे एंजाइम को बोलते हैं होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम में कौन, प्रोटीन वाले पार्ट का नाम हेपो एंजाइम और दूसरे वाले का को फैक्टर। और को फैक्टर 3 प्रकार के, कौन सा, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम, मेटल आयन।
ठीक। 3, अब प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो प्रोस्थेटिक है वो टाइटली बाउंड होता है अपने एपोएंजाइम से और कोएंजाइम जो होता है लूजली बाउंड होता है अपने प्रोटीन पार्ट से। मेटल आयन इनऑर्गेनिक होता है, जैसे कि जिंक आयन दिया हुआ है जो किसके लिए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए है। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल दिया है कि H2O2 के ब्रेकडाउन के लिए एक एंजाइम है परऑक्सीडेज, ठीक है। इसमें हिम ग्रुप जो होता है वो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो हिम ग्रुप इन परऑक्सीडेज एंजाइम क्या हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ना कि कोएंजाइम। तो यही गलत है, 4th आंसर। आपको पता है कि रुबिस्को में जो CO लिखा है सर, ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी डिपेंड इस बात पे करता है कि इसको CO2 की प्रेजेंस ज़्यादा मिलती है कि ऑक्सीजन की। ये बात समझ में आती है। तो ये प्रकार का एंजाइम है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन पूरे बायोस्फीयर में है ये समझ में आता है। बेरियम सल्फेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोएंजाइम विटामिन इसेंशियल जो कंपोनेंट होता है कोएंजाइम का वो विटामिन होता है, जैसे NAC, NADP में नियासिन विटामिन है, FAD, FFN में राइबोफ्लेविन विटामिन है, ठीक है। तो ये C सही है। और कोलेजन मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन है भाई। तो क्या हो गया, A फर्स्ट, B सेकेंड, C थर्ड, D फोर्थ, सेकेंड आंसर। आपकी बायोमॉलिक्यूल की बुक में सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कुछ जिक्र दिया गया है, चार्ट बनाया गया है। तो उस पर पिगमेंट बताया गया, एल्केलॉइड बताया गया है, टॉक्सिन बताया गया, लैक्टिन बताया गया, इसेंशियल ऑयल बताया गया। तो उन्हीं चार्ट से सवाल बनाया गया कि अगर हम टॉक्सिन की बात करें तो क्या क्या दिया आपकी बुक में, एब्रिन दिया और रिक्सिन दिया है। तो सर ये तो मैच कर गया। ड्रग्स में विनब्लास्टिन, सरकोमिन, ये भी सही है। पिगमेंट में एंथोसाइनिन और कैरोटेनॉइड, ये भी सही है। और टर्पिनॉइड में मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, तो ये भी सही है सर। A सेकेंड, B फर्स्ट, C फोर्थ, D थर्ड, सेकेंड आंसर। अब देखिए, आपको पता है कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन सब के बाद क्या होगा, अल्टीमेटली जो यूरिन बनेगा उसे हम अपने शरीर से डिलीवर करेंगे, उसका नाम रिलीज ऑफ यूरिन मिक्सचुरेशन। बिल्कुल सही है भाई। और हिपैरिन, आपको पता है कि नॉर्मली हमारा शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा है वो कोआगुलेट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो इनएक्टिव फॉर्म में है और एंटी कोआगुलेंट हमारे शरीर में होता है हिपैरिन। तो ये सही है भाई। और ये हिपैरिन कौन सी सेल निकालती थी, बेसोफिल, और कौन, मास्ट सेल, ये 2 सेल निकालती है। और ANF जो होता है एट्रियल नाइट्रियोट्रिक फैक्टर, ये वैसोडाइलेटर होता है और ये GFR को घटाता है, ब्लड प्रेशर घटाता है। और ये रास मैकेनिज्म का एंटागोनिस्ट होता है। और ये कहाँ से निकलता है, ये ऑर्किल ऑफ हाइट से, वो भी राइट ऑर्किल से निकलता है, ध्यान रहे। तो ये गलत है भाई। और रास मैकेनिज्म का पूरा फॉर्म रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन तो रास मैकेनिज्म का हिस्सा है ही। तो थर्ड आंसर यही गलत है। सेट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। अब आपको पता है कि जब फैक्टर की आप बात करेंगे तो सर एक होगा इंटरनल फैक्टर, ठीक है, और एक होगा एक्सटर्नल फैक्टर। और सर इंटरनल फैक्टर में तो उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन, उसके अंदर पाए जाने वाले PGR केमिकल, ठीक है, क्लोरोफिल है, पत्ती है, अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ है, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन है, कई चीज़ें हैं। और एक्सटर्नल तो आपको दिख रहा, हवा पानी धूप पानी, हवा धूप पानी हो गया, सॉइल मॉइस्चर हो गया, कई चीज़ें हैं। अब कहते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया, ब्लैकमैन। लिमिटिंग फैक्टर ये बताते हैं अपने कि जब किसी प्रोसेस या प्रक्रिया को कई सारे फैक्टर एक साथ गवर्न कर रहे हो तो वो फैक्टर लिमिटिंग होता है जिसकी अमाउंट सबसे कम होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बेहतर चाय बनाने के लिए अदरक वाली चाय अगर आपको बनानी है तो अदरक, चीनी, चायपत्ती, दूध और पानी, ये 4 चीज़ें लगनी है। और आपको चाहिए, आपके दिमाग में इमेज है कि मुझे अदरक वाली चाय एकदम बढ़िया पीनी है, ठीक। तो जो चीज़ कम होगी उसी की वजह से आपके चाय का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो आप कहोगे नहीं अरे यार चीनी की वजह से मेरा चाय फीका पड़ गया, अरे अदरक नहीं पड़ी चाय में टेस्ट नहीं आया। तो आप किसी एक ही चीज़ को बोलते हो कि यार उसकी वजह से मेरा गड़बड़, वही होता है लिमिटिंग फैक्टर। बात को समझिए, सारे लिमिटिंग फैक्टर नहीं होते, कई सारे फैक्टर जब एक साथ काम करते हैं तो यूजुअली 1 फैक्टर ही होता है जो रेट लिमिट को लिमिटेड करता है। भाई जब भी ये कहा जाएगा अरे खाने में नमक तेज़ कर दिया इसलिए खाना ख़राब हो गया, हम ये नहीं कहते कि पनीर ख़राब पड़ा था या उसमें तेल कम था या उसमें मसाला कम था, हम नमक बोलते हैं।
बात को समझिए। या मिर्चा बहुत तेज़ होगा तो कहें तीखा बहुत कर दिया, तो अगर तीखा हुआ होगा तो नमक सही रहा होगा। बात को समझिए। यूजुअली 1 फैक्टर आप किताब में ही लिखा है। तो फोटोसिंथेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस सेवरल फैक्टर बोथ इंटरनल एक्सटर्नल। तो मैंने बता ही दिया इंटरनल फैक्टर में क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल आएगा, साइज लीफ आएगा, जेनेटिक पीजीआरस आएंगे, और एक्सटर्नल में आपका एयर, लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, सॉइल मॉइस्चर है, सनलाइट, वाटर एंड टेम्परेचर टाइप ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर सही है। कहते हैं वाटर स्ट्रेस। आपको पता है कि जो स्टोमेटा होता है वहीं से ट्रांसपिरेशन भी होता है, ये बात तो आप जानते हैं, और उसी स्टोमेटा के माध्यम से गैस एक्सचेंज होता है, और गैस एक्सचेंज ही आपके फोटोसिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हमने स्टोमेटा बंद कर दिया तो हम वाटर लॉस को तो प्रिवेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने CO2 की अवेलेबिलिटी को भी रेस्ट्रिक्ट कर लिया है। तो इसका ना वाटर स्ट्रेस काजेज द स्टोमेटा टू क्लोज हिंज था रिड्यूसिंग क्या चीज़, अवेलेबिलिटी है, बिल्कुल सही है। तो ये चारों सेंटेंस सही लिखे भाई फैक्टर के हिसाब से, 4th आंसर। अब देखिए, सेट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। आपको मालूम है कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ, ठीक है, मूवमेंट और किसी मेम्ब्रेन के, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। और अगर आप ऑस्मोसिस की नॉर्मल बात करते हैं तो पानी, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन मूव कर रहा है, दैट इज केमिकल, तो इसलिए केमी ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, किसी केमिकल का किसी मेम्ब्रेन के आर पार जाना, केमी ऑस्मोसिस। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ग्रेडियंट बनाया गया ल्यूमेन के अंदर, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से फिर उसको प्रोटॉन को बाहर लाया गया। तो जब वो मूव करता है तो कन्फर्मेशनल चेंज करता है F1 पार्टिकल में, जिससे उस कन्फर्मेशन चेंज से निकलने वाली एनर्जी ATP के फॉर्म में इंसाइज हो जाती है। बस उसी बात पर ये 4 सेंटेंस है। और ये दूसरा वाला ऑप्शन बच्चों, ये दूसरा ऑप्शन जो है ये ABD है भाई, ठीक है, C नहीं है, ठीक, ये ABD है। अब देखिए लिखा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस तो लिखा केमी रिक्वायर्स मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप, बिल्कुल सर, ये तो आपकी पहली लाइन थी। और ये काहे के लिए है, ATP फॉर्मेशन या फॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्लोरोप्लास्ट में होगा तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। लिखा ATP सिंथेज है चैनल दैट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस लीज इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट। कहते हैं कि ATP सिंथेज है चैनल, जो आपका ATP सिंथेज ऐसे बना हुआ आपकी किताबिया में, ठीक है, तो इसका नाम है F1 और इसका F1, यहीं से आपका H+ पास करता है, और जब ये जाता है चैनल प्रोवाइड करता है बैक अक्रॉस मेम्ब्रेन। बैक अक्रॉस मेम्ब्रेन क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन थे ये स्ट्रोमा से आए थे ल्यूमेन के अंदर, अब ये वापस जा रहे हैं। बात को समझिए, ये ल्यूमेन के अंदर के एक्चुअल प्रोटॉन नहीं थे, बात को समझ, ये स्ट्रोमा से आए ल्यूमेन में, अब ल्यूमेन से जा रहे हैं किसमें, वापस स्ट्रोमा में, और रिलीज करते इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट ATP सिंथेज एंजाइम दैट कैटलाइज फॉर्मेशन ऑफ ATP, सही है। और द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट, ये जो आपका देखिए ग्रेडियंट का मतलब होता है किन्हीं दो पॉइंटों के बीच किसी भी चीज़ का डिफरेंस। पहले आपका प्रोटॉन बाहर जाता अंदर कम था, फिर हमने ल्यूमेन ने प्रोटॉन बढ़ाया तो अंदर ज़्यादा हो गया, बाहर कम। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रोटॉन के ग्रेडियंट जो अंदर ज़्यादा था उसको बाहर भेज से ग्रेडियंट को ब्रेक कर रहे हैं, और इसी से एनर्जी निकलती है। तो लिखा कि ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड्स एनफ एनर्जी टू काज ए कन्फॉर्मेशनल चेंज। कन्फॉर्मेशनल चेंज का मतलब होता है संरूपण, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक गाउस फॉर्म, निक्लीस फॉर्म, उन सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। इन द CF1 पार्टिकल, ठीक है, ऑफ ATP विच मेक्स द एंजाइम सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी। ये चारों सेंटेंस सही है, दैट इज 4th आंसर भाई, और दूसरा ऑप्शन ABD है 4th आंसर। अब देखिए, आप कभी भी जमाने से जब कक्षा 6 में आपने पहली बार फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल इक्वेशन पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल इक्वेशन, तो आपने क्या पढ़ा था, CO2 12H2O प्लस C6H12O6 6O2 और 6H2O, यही आप पढ़ते आए ज़माने से, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए, CO2 एक रिएक्टेंट है, वाटर रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। लेकिन कमाल की बात, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो कौन सा केमिकल है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों है, वाटर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों है भाई, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, माइंड इट, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड आंसर, आपको मालूम है कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन आती है वो वाटर से आती है, किसमें, ऑक्सीगेनिक फोटोसिंथेसिस में। जो ऑक्सीगेनिक फोटोसिंथेसाइजर होते हैं
जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस का इनिशियल शुरुआत हुआ है तो एक बैक्टीरिया होते हैं ग्रीन सल्फर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसमें ऑक्सीडेशन के लिए वाटर नहीं होता, इसमें H2S होता हाइड्रोजन डोनर। तो यहाँ पे या तो सल्फर निकलता है या तो सल्फेट निकलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन बैक्टीरिया में जैसे हाइड्रोजन डोनर पानी होता है नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में, तो इनमें क्या, इनमें H2S होता है। दैट इज फर्स्ट आंसर। और ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ क्या निकलेगा, सल्फर या सल्फेट, फर्स्ट आंसर। लिखा सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर इथाइलिन। आपको पता है कि अगर हम इथाइलिन की बात करें तो ये वो PGR है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये प्रोमोटरी एक्टिविटी भी शो कर रहा है और इनहिबिटरी एक्टिविटी भी शो कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये केवल ग्रोथ इनहिबिटर नहीं है, यही इसका आंसर गैसियस PGR है। और इसका कॉमर्शियल नेम क्या था, इथेफोन। और एस्पार्टिक क्लाइमेक्टिक आपको पता है कि जब फ्रूट की राइपनिंग होती है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसी को बोलते हैं रेस्पार्टिक क्लाइमेक्टिक। और ये सीड ऑफ ब्रेड डॉर्मेंसी करता ही है, सेकेंड आंसर। अब देखिए कौन सा इसमें स्ट्रक्चर या आर्गन है, मेलपिगियन टिब्यूल किसमें स्ट्रक्चर आर्गन है, आपके कॉकरोच में, कॉकरोच, और नेफ्रीडिया अर्थवर्म में। ठीक, और ग्रीन ग्लैंड टीनल ग्लैंड प्रॉन में या क्रस्टेशियन में, और एंटीनल ग्लैंड ही ग्रीन ग्लैंड है, तो ये दोनों हो गए। किडनी हो गए किसमें, वर्टिब्रेट में। ठीक, तो इतने स्ट्रक्चर तो आपके क्या हो गए, स्केलेटरी। और कार्डी टेंडनी ये तो आपके वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में है। ठीक है, ये स्केलेटरी स्ट्रक्चर नहीं है भाई। तो ABCDE क्या हो गया, ABCDE, थर्ड आंसर। लिखा से टाइप ऑफ एस्टिवेशन। आपकी किताब में कुछ टर्म दिए हैं, एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, फाइलोटैक्सी, इन्फ्लोएसेंस। तो आप देखिए एस्टिवेशन क्या दिया है, एस्टिवेशन के लिए वाल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। तो इनमें से कोई नाम नहीं है। अब पेराइटल क्या चीज़ है सर, पेराइटल एक प्रकार का प्लेसेंटेशन है जो किसमें पाया था, मस्टर्ड या अर्जीबोन में, तो ये नहीं होगा। अपोजिट एक प्रकार की फाइलोटैक्सी है जो कि अमरूद गुआवा में पाई जाती है, कैट्रोपिस में पाई जाती है, जिसपे एक ही नोट पे दो पत्तियां ऐसे निकलती हैं। और रेटिकुलेट तो आपको पता है कि डाइकॉट लीफ में बन जा मालिक, डाइकॉट लीफ में डाइकॉट लीफ में ये वेनेशन होता है। तो देखिए ये प्लेसेंटेशन है, ये फाइलोटैक्सी है, और ये क्या वेनेशन है, इनमें से कोई एस्टिवेशन नहीं है, नन, फोर्थ आंसर। लिखा प्लांट टिश्यू जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है, फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट, और कोएनकाइमा क्या है, ये सिंपल परमानेंट। तो भाई ये तीनों तो हो गए। क्यूबॉइडल इपिथेलियम ये एनिमल टिश्यू है, कार्टिलेज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये दोनों एनिमल टिश्यू होते हैं। ABE आंसर थर्ड। तो सबसे बड़ी चीज़ इन तरह के क्वेश्चंस में आपको पढ़ना आना चाहिए भाई। जल्दी जल्दी में अगर आप पढ़ गए कुछ और, सेलेक्ट द प्लांट टिश्यू, हो सकता है भविष्य में सेलेक्ट द प्लांट सिंपल टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू में क्या आएगा, केवल कोलेनकाइमा आएगा। से द सिंपल कॉम्प्लेक्स, केवल कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो ओनली A और B। वहाँ सेलेक्ट द प्लांट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो A और B आएगा। तो इसलिए A, B और E, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए सर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, आपको पता जेली फिश, सीलेंट्रेटा, ठीक, सीलेंट्रेटा। और आपको मालूम है कि प्लेटी हेलमेंथीस से लेकर के सारे मेंबर कार्डेटा तक ये क्या है भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और उसके पहले डिप्लो, तो ये डिप्लोब्लास्टिक है नहीं, तो ई वाला नहीं होगा कभी भी। दूसरी बात, अब देखिए डेविल फिश क्या है, ऑक्टोपस, डॉग फिश स्कोलियोडॉन, फ्लाइंग फिश एक्सोसीटस, सिल्वर फिश लेपिस्मा। अब देखिए ये मोलस्का, कार्डेटा और ये आर्थ्रोपोडा, ये सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक, तो ABCD सेकेंड आंसर। अब देखिए विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ एल्गी। अब देखिए पोरफायरा एक प्रकार का रेड एल्गी है, पॉइट्राइकम एक मॉस है, ब्रायोफाइट है, ठीक, और टेरिस क्या है, टेडोफाइट है, ठीक, और पाइनस आपका जिम्नोस्पर्म है, और पैरामीशियम एक प्रोटोजोवन है, या हम प्रोटिस्टा कह सकते हैं। तो आपसे टाइप ऑफ एल्गी पूछा गया, ओनली A, दैट इज फर्स्ट आंसर।
हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, आप इतना तो जानते ही हो कि हम स्पीशीज से चलेंगे, जीनस पे जाएंगे, जीनस से फिर फैमिली पे जाएंगे, उसके बाद ऑर्डर, और उसके बाद आएगा क्लास, और उसके बाद या तो डिवीज़न ले लें प्लांट में या फाइलम ले लें एनिमल में, और उसके बाद किंगडम। अब देखो कि सबसे बड़ी हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी 4 ऑप्शन है, तो भाई ये तो जीनस है, ये फैमिली है, ये ऑर्डर है, और ये डिवीज़न है एंजियोस्पर्म का। तो यही है आंसर आपका। डिप्टेरा किसका ऑर्डर है? हाउस फ्लाई का। एनाकार्डेसी मैंगो की फैमिली, और सोलेनम जीनस है किसका? आलू का, बैगन का। 4th आंसर। अब देखो थैलेमस को रिसेप्टिकल बोलते हैं। थैलेमस ही वो पे जगह होती है ये जहाँ से बाकी के सारे कैलिस कोला एंडोसिम निकलते हैं। आपको मालूम है टीनोमार्फिस का साइन ये होता है, और इसी का दूसरा नाम रेडियल होता है, तो ये ठीक है। जाइगोमार्फिक को बायलेटरल बोलते हैं, उसका सिंबल परसेंटेज, तो ये होगा C। और एसिमेट्रिक इरेगुलर, तो देखिए थैलेमस रिसेप्टिकल ए फर्स्ट, एक्टिनोमार्फिक रेडियल B थर्ड, जाइगोमार्फिक बायलेटरल एसिमेट्रिक इरेगुलर, तो A फर्स्ट B सेकेंड, नहीं A फर्स्ट B थर्ड C फोर्थ D सेकेंड। 4th आंसर। अब देखिए 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किसमें होगा? साइक्लोस्टोमेटा। और ये वर्टिब्रेट की वो टाइप है जिसमें क्या होता है? जबड़ा नहीं होता। रोहू ऑस्टिकथीज। और इक्वस क्या भाई? घोड़ा, तो ये किसमें? मैमेलिया। और 2 ऑर्किल 1 वेंट्रिकल, दैट इज 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर तो किसमें हो गया? एम्फीबिया में। देखिए 6 to 15 पेयर की साइक्लोस्टोमेटा A सेकेंड, और रोहू ऑस्टिकथीज B फर्स्ट, और इक्वस क्या हो गया? मैमेलिया 4th, और 2 ऑर्किल 1 वेंट्रिकल एम्फीबिया D थर्ड। 4th आंसर। अब देखिए ईयर पिन्ना, आपको पता है ईयर पिन्ना ये चीज़ है, ये है ईयर पिन्ना, बात को समझिए। और मेमोरी ग्लैंड आपको पता है किसका? मैमल का करेक्टर है। फर्टिलाइजर इंटरनल किसमें? मैमल, रेप्टाइल में, बर्ड में, मैमल में, इन सब में फर्टिलाइजर इंटरनल है भाई। घोड़ा आपका एक मैमल है। अब देखिए फर्टिलाइजर एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट नहीं, और हम सभी में रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में क्या डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वा नहीं है, तो इनडायरेक्ट तो कभी हो नहीं सकता, एक्सटर्नल हो नहीं सकता। वल्चर मतलब गिद्ध, ये बर्ड्स है, ये क्या है भाई? बर्ड्स। ये गलत हो गया। 4th आंसर। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स मैचिंग है, तो सबसे पहले कारा क्या है? ग्रीन एल्गी है। एल्गी यूकैरियोट्स होती है, 2 वर्ड मैच कर गए। और मल्टीसेलुलर तो ये होगा ही। फ्यूकस क्या है? आपकी ब्राउन एल्गी है, ये भी मल्टीसेलुलर होगी। क्लोरोफिल ए कामा सी, ठीक है। जेडियम रेड एल्गी है, उसमें ऊगैमस होता है, क्लोरोफिल ए डी, ये ठीक है। और पॉलीट्राइकम एक मॉस है, ब्रायोफाइटा, जिसमें गैमेटोफाइट क्या होती है? मेन प्लांट बॉडी, ये ठीक है। और क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, चाहे एल्गी हो, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, कोई हो, क्लोरोफिल ए जरूर होगा। तो यहाँ पे A B C D ये चारों सही है। 4th आंसर। ठीक है। आपको पता है कि 2 चीज़ों को हम एनालॉगी तभी कह सकते हैं कि जब उनका आपस में इनके स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस है इंटरनली बहुत अलग हो, लेकिन उनका फंक्शन सेम। आपको पता है कि एक सेल है यूकैरियोटिक, इसमें आपका मेम्ब्रेन बाउंड एक सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये तो सेल ऑर्गेनेल है। जबकि आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है, इसे आप बोलते हो मीजोसोम। तो देखिए प्लाज्मा मीजोसोम क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, और माइटोकॉन्ड्रिया अपना एक इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल है एक सेल के अंदर। तो ये दोनों के एनाटॉमिकल या इन दोनों का आपस में कोई स्ट्रक्चर का समानता नहीं, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम क्या है? रेस्पिरेशन, पहली बात। और देखो कहते हैं कि जो आपकी क्रिस्टी आपकी बनती है, क्रिस्टी, ये सरफेस एरिया बढ़ाती है, पहली बात। और ऐसे ही जैसे यहाँ फोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन की माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी की, वैसे ही यहाँ पर ये फोल्डिंग ऐसे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो दोनों ही क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, दोनों रेस्पिरेशन में, और दोनों एनालोगस है भाई। क्यों? दोनों रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया, हेल्प इन रेस्पिरेशन, एनालोगस होमोलोगस नहीं होंगे, तो A B D। तो क्या आंसर आ जाएगा? 3rd। तो बात को समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इन फोल्डिंग से बनाती है क्रिस्टी, तो है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया का ही पार्ट, और क्रिस्टी पे ही ETS चलता है, रेस्पिरेशन चलता है। और आपका मीजोसोम की इनफोल्डिंग से क्या बना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मीजोसोम बना। तो दोनों फोल्डिंग है, दोनों सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। और इनालोगस है तो इनकी सरफेस एरिया, हेल्प इन रेस्पिरेशन, इनालोगस, A B D, 3rd आंसर। अब देखिए आपको पता है
कि अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम केवल एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही नहीं होता, दो और सेल आगे होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में। अब क्लोरोप्लास्ट एनिमल में नहीं होता पहली बात, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल प्लांट दोनों में होता है। तो जब आप क्लोरोप्लास्ट कहोगे तो एनिमल नहीं कहोगे, आप प्लांट कहोगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहोगे। दैट इज थर्ड आंसर। तो आप क्या कहेंगे, वो कौन सा ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, राइबोसोम, ये खुद एक ऑर्गेनेल है और दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर है, थर्ड आंसर। अब देखिए प्लास्टिड्स, आपको पता है प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एक प्रकार का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है। ये 3 प्रकार का होता है, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, और क्लोरोप्लास्ट से ही आपका फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट ये चीज़ है। अब देखिए जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रीन प्लांट की तरह, जिनका पिगमेंट्स जैसे यूगोनाइट, तो आपकी बुक में यूगोनाइट्स लिखा हुआ है, ऑल प्लांट से ये प्लांट की तरह बिहेव करता है जब सनलाइट होता है। बात को समझिए, ये यूकैरियोट्स है, ये पहला यूकैरियोटिक है जो प्लांट की तरह बिहेव करता है, दैट इज सेकेंड ऑल प्लांट्स ये। अब देखिए आपको पता है टोड स्टूल, टोड स्टूल जिसे आप हिंदी में कुकुरमुत्ता जानते हो, ठीक है, टोड स्टूल, तो ये एक प्रकार का फंजाई है पहली बात। और ईस्ट को छोड़कर बाकी सब के सब क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। ठीक, और फंजाई हमेशा हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, तो भाई ऑटोट्रॉपिक होगा नहीं, यूनिसेलुलर होगा नहीं, लेकिन यूकैरियोट्स तो होगा। दैट इज सेलेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर। तो मल्टी सेलुलर होता, ऑटोट्रॉपिक होता, हेट्रोट्रॉपिक तब ऑल आंसर आता। अब देखिए एनाफ्लीज, एनाफ्लीज एक मॉस्किटो है और आपको पता है फीमेल एनाफ्लीज किसका वेक्टर होती है, मलेरिया का, प्लाज्मोडियम के लिए। तो एनाफ्लीज क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा। और एप्लीसिया सी हेयर क्या होगा, मोलस्का, बी थर्ड। और एंटीडॉन सी लिली, इकाड्रामेटा। और एंकाइलोस्टोमा एस्केलमेंथिस, दैट इज डी फोर्थ। अब देखिए ए सेकेंड, ठीक, और डी फोर्थ ऐसे पकड़ते हैं। एनाफ्लीज क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा ए सेकेंड और एंकाइलोस्टोमा एस्केलमेंथिस डी फोर्थ, तो आ गया बी थर्ड और सी फर्स्ट, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आपको करने हो सुपीरियर ओवरी और इन्फीरियर ओवरी, क्योंकि एनएमसी में नई फैमिली ऐड हुई है तो इसलिए मैंने ये सवाल आपको दे दिया। करना आपको ये है कि केवल कंपोस्टिव फैमिली इन्फीरियर ओवरी की होती है, और इसके अलावा 2 एग्जाम्पल आपकी बुक में और दिए हैं, कुकुम्बर और गुआवा। इसके अलावा कोई प्लांट ले लिया जाए जो आपके सामने आएगा सब सुपीरियर होगा। तो जब ज़्यादा दिया हो और ऑप्शन दिया ज़्यादा तो आप क्या करेंगे, उल्टे चलेंगे। आप कंपोस्टी के मेंबर छांट लो इसमें से, तो कंपोस्टी का आपका कौन कौन सा है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये 3 गायब हो गए, बाकी सब के सब सुपीरियर होंगे। मस्टर्ड, टर्निप, रेडिस, लेडी फिंगर, लोबिया, अरहर, टमरिंडस, ये सब के सब सुपीरियर ओवरी ही होंगे, क्योंकि एक ही फैमिली है जो आपकी इन्फीरियर ओवरी है, इपीगाइनस है। और 2 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में अलग से दिए हैं, गुआवा और कुकुम्बर। ठीक है, तो इतने आपको याद करना था इन्फीरियर, बाकी सब सुपीरियर, जितना बाकी दिया सब सुपीरियर होगा। तो गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दैट इज़ फोर्थ। और इस तरह के क्वेश्चन में करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका गिनना जरूरी है, कि 15 14 कर गए तो आपका गलत हो जाएगा, सेकेंड आंसर। अब देखिए ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट सदा क्या हो जाएगा, स्टील। तो ये स्टील आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स आपकी बुक में लिखा था। अब देखिए बीएससी आपको पता, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये आपके प्रियॉन से होने वाली बीमारी होती है। और प्रियॉन सर क्या है, एक प्रकार का इन्फेक्शियस प्रोटीन है, एवं नॉर्मली फोल्डेड। टोबैको मोजैक वायरस मतलब मोजैक डिजीज, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या भाई, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से, दैट इज सी। और स्लीपिंग सिकलेस किससे, ट्रिपेनोसोमा सीलिएटेड प्रोटोजोवन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका। तो अब देखिए ए फर्स्ट, ए सेकेंड आ गया, और बी फर्स्ट, और उसके बाद सी फोर्थ, डी थर्ड, दैट इज फोर्थ आंसर। ठीक, तो अब देखिए BSE प्रियॉन्स हो गया ए सेकेंड, और TMB मोजैक डिजीज बी फर्स्ट, और सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया सी फोर्थ, और स्लीपिंग सिकनेस हो गया डी थर्ड। ठीक है, फोर्थ आंसर। सिर द कट मैच आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और यहाँ पर लिखा आर्थ्रोपोडा में, अब देखिए आर्थ्रोपोडा क्या हो गया, फाइलम, आर्थ्रोपोडा फाइलम हो गया। और एंजियोस्पर्मी
क्या हो गया डिवीज़न, और मैमेलिया क्या हो गया क्लास, पोएल्स क्या हो गया ऑर्डर। तो हो गया ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर्थ, दैट इज सेकेंड आंसर। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे सीडेड काट लीजिएगा, ये केवल प्रोटोजोवन रहेगा। ठीक है, ये केवल प्रोटोजोवन है। ठीक है, तो देखिए आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा में फाइलम ए सेकेंड, एंजियोस्पर्मी, आर्थ्रोपोडा हो गया फाइलम और एंजियोस्पर्मी क्या होगा डिवीज़न, और मैमेलिया हो गया क्लास सी थर्ड, और पोएल्स हो गया ऑर्डर डी फोर्थ। अब देखिए इक्विसिटम वेस्कुलर टिश्यू, क्यों? क्योंकि ये टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइट्स है। ठीक, और ये फर्स्ट वेस्कुलर टिश्यू थे, ये फर्स्ट वेस्कुलर टिश्यू है। और मार्केंसिया एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये हो गया 20 सेकेंड, क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइटा है। पाइनस में पहली बार सीड बना, मतलब जिम्नोस्पर्म में, और कैरा एगिनेलगी आप जानते ही हैं। तो भाई ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, दैट इज फर्स्ट आंसर। फोर्थ फर्स्ट, थर्ड सेकेंड, सेकेंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फर्स्ट, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट आंसर। अब देखिए ये डायग्राम आप देख रहे हैं, आपकी किताब में कहा गया है कि जब आप जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम को आप ऐसे अगर पकड़ेंगे, ठीक है, जैसे एक जाइलम हो गया और एक फ्लोएम हो गया, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। अगर अलग अलग रेडियाई पे होगा तो इसको बोलेंगे रेडियल, अगर सेम रेडियस पर होगा तो बोलेंगे क्या चीज़ कंजॉइंट। कंजॉइंट में भी अगर कैम्बियम है तो ओपन, नहीं है तो क्लोज, और कंजॉइंट जो होता है लीफ और स्टेम में पाया जाता है। यहाँ हमें कैम्बियम दिख रहा है तो भाई ये तो कंजॉइंट ही है और सेम रेडियस पर है, तो भाई ये तो हो गया ओपन। अब देखिए क्या हो गया कंजॉइंट ओपन इन स्टेम, यहाँ पर हमने कोई स्टेम मेंशन नहीं किया है। अब क्लोज तो ये है नहीं, रेडियल ये है नहीं, रेडियल ये है नहीं, दैट इज सेकेंड आंसर। तो बात को समझिए, कंजॉइंट ओपन है और ये किस में पाया जाएगा डाइकॉट स्टेम में। तो प्यारे बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और टेस्ट में बढ़ सके हिस्सा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, आज के पेपर में थोड़े एक दो करेक्शन छोटे मोटे थे। क्वेश्चन नंबर 176 में आपने देखा, और क्वेश्चन नंबर 194 में आपका करेक्ट मैचिंग था। ठीक है, तो वो आप लोगों ने देख लिया होगा। ओके, तो आपके करेक्शन आपको बता दिए होंगे। 176 में दूसरा ऑप्शन चेंज हुआ है और 194 में करेक्ट मैचिंग के हिसाब से क्वेश्चन निकाला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।